क्या बचा है? अरे रह गया था। एक काम करते हैं, अब गैप तो आ ही गया है ना, तो सैटरडे को ले लूंगा उसको मैं। ठीक है, क्लियर है। पर 4 दिन रह गए एवोल्यूशन के लिए, पर 2-2 घंटे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सैटरडे को थोड़ा टेस्ट है ना तुम्हारा? कितने बजे से है? शाम को है ना? तो 2 बजे से है ना? एक काम करेंगे, सैटरडे को कंबाइंड क्लास कर लेंगे 3 घंटे की। ऐसे करेंगे कि तुम एक बार आओ और यहाँ क्लास करके सीधे टेस्ट में बैठ जाओ। क्या टेस्ट के बाद? टेंशन मत करो, सॉल्यूशन निकालेंगे। मुझे दिमाग, इसका मतलब वहां भी छूटा होगा ये, है ना? मुझे क्या याद था कि वो तो चैप्टर खत्म हो गया है, आज जाके सीधे एवोल्यूशन स्टार्ट करना है। कोई नहीं, आज तो एवोल्यूशन ही होगा पीपीटी। अरे यार, ऐसे ही होगा क्या? कहां पर? ये हाँ, मोड, टीचिंग मोड, चलो। ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट करता हूं मैं। कोई नहीं, हो जाएगा। कल से थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा मैं तुम्हें लिखने नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें बने हुए नोट्स मिलेंगे, समझ रहे हो? तुम लिखने में टाइम बर्बाद करोगे। अच्छा फिर भी तुम जब जिद करते हो तो मैं फिर रुक जाता हूँ। ठीक है, पर अब जिद नहीं चलेगी। ठीक है, अब तुम बस समझोगे तो मैं याद करा दूंगा पूरा एवोल्यूशन। ठीक है, कल से। आज तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेसिक कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, जो ऑलरेडी ऐड रहते ही हैं। जैसे इवोल्यूशन है क्या, कहते ना अभी इवोल्यूशन चल रहा है, आज भी चल रहा है, चल रहा था। भाई हम कहीं ना कहीं ट्री शुरू से आज ऐसे बने हैं, ऐसे ही अवतरित नहीं हुए। ठीक है, अचानक से पैदा नहीं हो गए। ह्यूमन का अस्तित्व ऐसा नहीं ह्यूमन की फॉर्म में ही था। ह्यूमन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, समय लगता है इसके अंदर। क्लियर है बिल्कुल? तो इसके एविडेंस क्या है? ठीक है, बहुत सारे एविडेंस डिस्कस करने वाला हूं आज मैं, आज नहीं, कल की या परसों की क्लास के अंदर, कल की क्लास में। पर अभी बात करें एवोल्यूशन है क्या भी। अर्थ पर जितना भी फ्लोरा और फ्यूना होता है, फ्लोरा और फ्यूना, फ्लोरा समझते हो? हाँ, यस, फ्यूना, यस। अर्थ पर जितना भी फ्लोरा और फ्यूना है, कहां खो गया बेटा? ठीक है, उसमें समय के साथ धीरे धीरे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं ना? ठीक है, और कभी कभी चेंज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि स्पीसीज ही बदल जाती हैं, समझना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फ्यूना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ। समझ रहे हो? अर्थ पर जो चेंज, अभी इवोल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम, हो सकता है इवोल्यूशन रेट्रोग्रेसिव भी हो, जरूरी नहीं प्रोग्रेसिव ही हो, उल्टा भी तो हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो किसी भी डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो रहा है, जरूरी नहीं इवोल्यूशन से बहुत बेटर चीजें ही बन रही हैं, कभी कभी उल्टा भी हुआ है। ठीक है, तो जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हम उसकी स्टडी करेंगे यहाँ पर। इवोल्यूशन में क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फ्यूना, जो लंबे समय से अर्थ पर हैं उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये है इवोल्यूशन। समझ पा रहे हो नहीं मेरी? ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन साहब ने इसका एक टर्म दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक जमाने में कई एग्जाम में पूछी गई थी ये। ठीक है, जैसे आज भी एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा डार्विन की थ्योरी में, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन। डार्विन साहब क्या कहते हैं? डार्विन साहब कहते हैं कि भाई कोई एक स्पीसीज है, कोई एक स्पीसीज है, धीरे धीरे इसमें वेरिएशंस होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं इनमें, वेरिएशंस होते हैं। ब्रांचिंग डिसेंट, डार्विन की थ्योरी का मेन कंसेप्ट ही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनमें वेरिएशन हो रहे हैं। आप समझ रहे हो? धीरे धीरे क्या होती है, वेरिएशन, मॉडिफिकेशन। समझना मेरी बात, चेंजेस हो रहे हैं समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, जियोग्राफिकल, ठीक है, के अनुसार। जैसे भाई इंडिया का एक क्षेत्र ऐसा है जो चाइना के टच में है,
वहां के लोगों का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा चेंजेस नजर आएगा, तुम्हें वो इंडियंस नजर नहीं आएंगे। देखा होगा ना आपने, ठीक है, बॉर्डर पर वो इंडियंस हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जलवायु यानी वातावरण का प्रभाव पड़ा। आई समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर तुम साउथ में जाओगे तो साउथ के अंदर तुम्हें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। आप समझ, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जलवायु, इंडिया ही तो एक ऐसा देश है जहां डिफरेंट टाइप का क्लाइमेटिक चेंजेस है, तभी तो यहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, लोगों में भिन्नताएं इतनी ज्यादा हैं। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया मतलब कहा जाता है सबसे सुंदर देश है, ठीक है, समझो तो, क्योंकि इतनी वेरिएशन और जगह नहीं है, समझना मेरी बात। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से, और उसके हिसाब से भी तो, समझ रहे ना मेरी बात, सुपर लेवल पर है, ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि यहीं से चीजें ओरिजिनेट हुई, आप समझ रहे हो, बौद्ध यहीं से आए थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कहा जाती है इंडिया उसका ओरिजिन है। तो इंडिया में तुम्हारा जन्म अगर हुआ है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो ना, प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, हम इंडियंस हैं। आई या नहीं आई? हाँ बेटा, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, सिंपल सी बात है। और वेरिएशन पर इफेक्ट किसका पड़ रहा है? क्लाइमेट का। अब समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि वो जो चाइना बॉर्डर पर लोग हैं वो इंडियंस नहीं है, क्लाइमेटिक इफेक्ट है, समझना मेरी बात। ऐसे ही मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट का असर पड़ता है, धीरे धीरे वेरिएशंस आते हैं, और अगर ये वेरिएशन या मॉडिफिकेशन इतने ज्यादा हो जाएं, पर एक दिन में नहीं होते, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तब जाकर के ये पुरानी स्पीसीज से बिल्कुल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं और बन जाती है नई स्पीसीज। ऐसी तो बनती है। डार्विन साहब ने ये तो कहा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है यहां पर, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, क्या हो रहा है ये, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशन तो टर्म दे भी दिया इन्होंने, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, ये वेरिएशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेरिएशन टर्म किसने दिया था? डार्विन साहब ने। तो धीरे धीरे हम देखते हैं समय के अनुसार ये और एक ये दो डिफरेंट न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां से यहां बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। भाई नई स्पीसीज कब बोलोगे? क्या रंग रूप बेस भाषा में अंतर आ जाने से नई स्पीसीज बोल दोगे? ना भाई, इसके बेस पर नहीं बोलोगे। जब दो एक ही स्पीसीज के मेंबर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएं, वो आपस में रिप्रोड्यूस फ्रीली ना कर पाए, अब बोलोगे भाई नई स्पीसीज बन गई। अब ये फ्रीली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इनके गैमीट फ्रीली फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे, अब तो नई स्पीसीज, चाहे देखने में बिल्कुल सिमिलर क्यों ना हो, नहीं है, कई बार ऐसा तो देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, पर क्या कर रहे हैं, गैमीट, भाई उनके गैमीट फ्यूज कर रहे हैं, समझना मेरी बात। तो आप नहीं कहोगे कि नई स्पीसीज बन गई, तो देखने के अनुसार नई स्पीसीज नहीं बोलते हो, जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। न्यू स्पीसीज क्या है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, उसको आप नई स्पीसीज बोलोगे। तो ये टर्म दिया था डार्विन साहब ने कि धीरे 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 मॉडिफिकेशन होते हैं, वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होता है, और ये वेरिएशन का एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि पुरानी स्पीसीज से ये नई स्पीसीज, समझ रहे हो, बन जाती है वेरिएशन की वजह से। इसी को तो बोलते हैं इवोल्यूशन, जो सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है डार्विन साहब की। बहुत सही बात बोली इन्होंने नेचर के हिसाब से, और ये एक्सेप्टेबल है। आप समझ रहे हो, हवा की बात कोई नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल सही है। भाई यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा? पॉपुलेशन। इवोल्यूशन किसी इंडिविजुअल का होता है क्या? भाई इवोल्यूशन पॉपुलेशन का होता है, इवॉल्व हो रही है ये पॉपुलेशन, चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, किसी एक के अंदर नहीं होता। समझ में आया? रॉ मटेरियल क्या होता है? ऑलवेज वेरिएशन, वेरिएशन, भिन्नताएं, म्यूटेशन नहीं होगा, वेरिएशन, भिन्नताएं। अब वेरिएशन का कारण कोई भी हो सकता है, नेचर भी हो सकती है, म्यूटेशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भाई आई या नहीं आई? हाँ बेटा, वो हमने बनाया है, नेचर ने नहीं। खच्चर म्यूल हमने बनाया है, नेचर ने नहीं। ये इंसान इतना दुष्ट है, कुछ भी कर लेता है। ये तो छोड़ो, हम ऐसे ऐसे दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट को फ्यूज करा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी से, दो थ्रो सेंडाई वायरस को यूज करके, या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, तो हम कर रहे हैं। इसका मतलब नेचुरली फ्यूज कर रहे हैं वो, समझ रहे हो? ये हमने किए हैं अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। यार ऐसा करते हैं यार, ठीक है, अब चलो इंसान की सेल को कुत्ते की सेल से फ्यूज कराते हैं, नहीं आया क्या? इंसान की सेल को घोड़े की सेल से फ्यूज कराते हैं, नहीं आया क्या? इंसान की सेल को मछली की सेल से फ्यूज कराते हैं, आधा मानव आधा मछली, नहीं आया क्या? जल परी बनाते हैं हम तो, नहीं आया क्या? यस,
अरे इट इज पॉसिबल भाई, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, तभी तो बायोटेक्नोलॉजी में इस पर प्रतिबंध लगाए गए कि कहीं ऐसा ना हो ये बायोडायवर्सिटी को बिगाड़ दे, इंसान सब खत्म ही कर दे, इंसान इंसान ही ना रहे। ठीक है, तो इसको इस पर आप काम नहीं कर सकते, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, पर हाँ ऐसा कोई काम जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है वहां आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आई या नहीं आई? अब आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ बेसिक डेटा है एनसीईआरटी की लाइनें मुझे याद करानी है। जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, भाई हमें असली में थोड़ी ना पता कब हुआ, सब एक्सपेक्टेशन ही तो है, समझना मेरी बात, हम मान रहे हैं यार ऐसा हुआ होगा। ठीक है, हम मतलब एक तरीके से गणना मतलब थ्योरीज के बेस पे बोल रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग थ्योरी आई, हम तो बिग बैंग थ्योरी को फॉलो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बिग बैंग थ्योरी को फॉलो कर रही है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, ध्यान से सुनना बेटा, इवोल्यूशन से सुनने का है, इवोल्यूशन फील करने का है, इवोल्यूशन उस जमाने में जाने का है। जब मैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करूंगा तो चले जाओ उस जमाने में जब अर्थ पर कुछ भी नहीं था, अर्थ थी नहीं, अर्थ थी नहीं, अर्थ का अस्तित्व ही नहीं था, समझ रहे हो, गैलेक्सी का अस्तित्व नहीं था, मिल्की वे का, हमारे सोलर सिस्टम का अस्तित्व नहीं था। उस युग में जाओ क्या हो रहा होगा, कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, अभी तुम एनसीईआरटी को ही फॉलो करोगे। ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारा बाइबल, गुरु ग्रंथ, ठीक है, गीता, कुरान, सब कुछ कौन है, अभी एनसीईआरटी है। फिर एक बार एमबीबीएस में पहुंच जाना, फिर तुम पढ़ना गाइटन, ठीक है, तुम पढ़ना एल्बर्ट, तुम करना लेरिंजर, स्ट्रायर, ठीक है, बहुत बेहतरीन बुक्स हैं। ठीक है, टीए ब्राउन की द क्लोन, गजब किताब है। ठीक है, जीन के 9 वॉल्यूम तो मेरे जमाने में आ चुके थे, अब तुम्हारे जमाने में शायद इसके 15-16 वॉल्यूम पहुंच गए होंगे, इतनी मोटी मोटी किताब, जीन की पूरी लाइब्रेरी बनती है, सुपर बुक है, पढ़ना एक से एक बढ़िया, नई नई बातें मुझे भी बताना फोन पर, नहीं है क्या, हाँ बच्चे बताते हैं भाई। ठीक है, एक बच्चे ने पूरा वो एनाटॉमी की है उसकी पूरी, ठीक है, डेड बॉडी की तो पूरा फोटो भेजे हैं उसने, समझ रहे हो कि सर ऐसे ऐसे मतलब हो रहा है हमारे यहाँ। कई बच्चे नई नई चीजें, मतलब एक बच्ची कह रही थी सर आपने सही कहा था कि एमबीबीएस के टाइम पर कि अब यहाँ कोई प्रोफेसर हमें पढ़ाता नहीं है, ठीक है, जो आपके कंसेप्ट हैं हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, और कभी कभी मैं ही जाके क्लास ले लेती हूँ, नहीं आया क्या, समझ रहे हो। तो ये चीजें मतलब ये तुम फील करोगे, आगे पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, भाई एनसीईआरटी क्या बोल रही है, कब इवोल्यूशन, कब ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन ईयर एगो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। इसकी बात से बता रहा हूं मैं, ठीक है। भाई ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ जरा बताओ, 4.5 बिलियन ईयर एगो, बस ये टर्म याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ जरा बताओ, अर्थ तो बन गई, यस 4.0 बिलियन ईयर एगो, या एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, संडे को जो एग्जाम हो रहा है, टेस्ट आपका सैटरडे को, उसमें क्या आ रहा है, रिवोल्यूशन, ये सब कुछ, ह्यूमन हेल्थ डिजीज पूरा आ रहा होगा, अच्छा पुराना आ रहा है अभी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक, तो इसको सीरियसली देना यार, ठीक है, इसको सीरियसली देना। और एक बात ध्यान रखना, आपके लिए पूरा हमने टेस्ट का सिस्टम एक अरेंज किया, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का, सब अनाउंस कर दिया होगा। बॉटनी का नहीं हुआ है, फिजिक्स पूरा प्रॉपर 720 नंबर का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से होगा, सिलेबस खत्म होते ही आपके हम पहले, ठीक है, पार्ट टेस्ट कराएंगे जिससे आप अपने पुराने सिलेबस को रिवाइज कर पाओ प्रॉपर वे में, फिर फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे जिससे कि पूरे मॉक टेस्ट का फील ले पाओ यहां बैठ के, नहीं आया क्या, सिलेबस खत्म होने के बाद, समझ में आ गया। तो प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हैं उसको, ठीक है, जिससे कि आपके पार्ट टेस्ट से पूरा एक पुश मिल जाए, प्रेशर मिल जाए कि रिवीजन कर लेते हैं, और कुछ भी हो जाए टेस्ट मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत प्लानिंग कर रहे हैं टेस्ट के लिए, इसलिए ठीक है, तरीके से बन रहे हैं और बहुत अच्छे टेस्ट बन रहे हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात।
एनसीईआरटी पूरे बेस्ड बन रहे हैं और बिल्कुल नीट पैटर्न से बन रहे हैं, समझ, अलग से ही करा रहे हैं तुम्हारा और लोगों से बिल्कुल अलग ही है यहाँ पर, ठीक है। तो अलग से एक एसएमई, अलग से सब चीजें अलग से अलग एडजस्ट कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और सारे टीचर्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर पढ़ाने वाले, समझ गया ना मेरी बात। तो उसको सीरियसली देना, टेस्ट खत्म होते ही, टेस्ट कह रहा हूं तुम्हारा सिलेबस खत्म होते ही वो स्टार्ट हो जाएगा उसका प्लानर। क्या देखो अभी डिस्कशन चल रहा है, पार्ट टेस्ट हम 6 सोच रहे हैं, 6 हो जाए तो 3 हम 11th के करा दें, 3 12th के करा दें, इसमें तुम्हारा 11 12 6 पार्ट टेस्ट में कवर हो जाएगा। फिर फुल लेंथ टेस्ट पर लगातार लग जाएंगे, ठीक है, वो थोड़े ज्यादा होंगे, है ना। तो ठीक है, बात आ रही थी ये, अभी इतना डिसीजन है, ठीक है। पहले 4 टेस्ट सोचे थे हमने कि 2 11 2 12, ठीक है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तो उनके हिसाब से सोच रहे हैं कि 6 करा लें, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो सोच रहे हैं, अब देखते हैं, फाइनली हम प्लान बना करके आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। पर ये टेस्ट सबको देने हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कोई डरेगा नहीं, डरोगे तो फिर मैंने एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। कम मार्क्स आएंगे तो उन पर काम करोगे, फिर और बढ़ाओगे और देखोगे कहाँ कम आ रहे हैं, फिर और देखोगे कहाँ कम आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगे। और मॉक टेस्ट पर आते आते तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और मार्क्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सीरियसली देना, ठीक है। हाँ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझ में आ गया, ओरिजिन ऑफ अर्थ समझ में आ गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन, ठीक है, ईयर एगो या 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। भाई अर्थ के हिसाब से कब आएगा, 0.5 बिलियन या 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, क्लियर बिल्कुल। अब लाइफ भी 2 तरीके की हुई थी, पहले तो कैसी लाइफ आई थी स्टार्टिंग में, नॉन सेलुलर, बाद में आके सेलुलर लाइफ आई ना। तो नॉन सेलुलर लाइफ के अंदर जेंट मॉलिक्यूल बने थे, एनसीईआरटी लिखती है, आरएनए, ठीक है, कह सकते हो क्या नाम है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, ठीक है, डीएनए, आरएनए आ गया, पहले आरएनए आया था, डीएनए नहीं आया था, ठीक है, कंट्रोवर्सी चली थी इसके ऊपर, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स आए, ठीक है, समझ रहे हो, ये इस तरीके की चीजें बनी, ये क्या थे सारे के सारे जेंट मॉलिक्यूल्स, इनसे जाकर के लाइफ बनी है, ठीक है। तो पहले ये मैं थोड़ा एनसीईआरटी की आगे की चीजों को भी पहले लेकर के आ रहा हूं, कुछ आगे दे रखी है पर साथ लिख रहा हूं। तो लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ 2 तरीके की थी, कैसी, नॉन सेलुलर और सेलुलर, नॉन सेलुलर, सेलुलर। अच्छा, नॉन सेलुलर लाइफ कब आई, वही आप बोलोगे लगभग 3.0 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और सेलुलर लाइफ कब आई जरा बताओ, 2.0 बिलियन ईयर एगो। ये पूछूंगा मैं सारी, ये कौन कब आया। अच्छा, नॉन सेलुलर लाइफ के अंदर क्या बने थे, हाँ, प्रोटोबायोन्ट्स बोल सकते हो उनको, एनसीईआरटी टर्म क्या दे रखा है, जेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स, मतलब अभी स्टार्टिंग में वो मॉलिक्यूल बन रहे हैं जो आगे जाकर के सेलुलर लाइफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इनको प्रोटोबायोन्ट्स टर्म यूज कर सकते हो, पर एनसीईआरटी ने अभी जेंट मॉलिक्यूल लिख दिए। अच्छा, इनसे क्या बने, सेलुलर लाइफ आई। अब सेलुलर लाइफ में भी तो पहले यूनिसेलुलर फिर मल्टीसेलुलर आए थे, ठीक है। तो सेलुलर लाइफ की भी अगर बात की जाए तो इसमें पहले कैसे आए, यूनी यूनी मतलब प्रोकैरियोट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, फिर आकर के मल्टी सेलुलर यानी यूकैरियोटिक सेल्स की बात चल रही है, मल्टी अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल तो वही ये टर्म लगाओगे वो लगभग कितना 2.0 बिलियन ईयर एगो। पर एनसीईआरटी जब आगे पढ़ोगे लास्ट में जाकर के तो मल्टी सेलुलर की बात कर रही है 1.5 बिलियन ईयर एगो। ये जितने भी लिख रहा हूं इतना 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 सब एनसीईआरटी की लाइन है, पर कुछ आगे दे रखी है समरी के अंदर, जो उधर कुछ पीछे दे रखी है, सब निकाल के एक साथ डेटा रख दिया तो मैं याद रहे सीक्वेंस की फॉर्म में, ठीक है। अब बताओ याद हुआ नहीं हुआ, कौन कब आया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5, ओरिजिन ऑफ लाइफ 4, उसमें भी लाइफ 2 टाइप की थी, नॉन सेलुलर और सेलुलर। तो नॉन सेलुलर लगभग 3,
अब कई बच्चा कहेगा सर यहाँ 4 लिख रहे हो, यहाँ 3 लिख रहे हो, क्योंकि नॉन सेलुलर और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बीच का भी एक समय था जिसमें चीजें तैयार हो रही थी, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो वो पीरियड उसमें चला गया। नॉन सेलुलर ये जेंट मॉलिक्यूल लगभग 3 बिलियन ईयर अगो, और सेलुलर लाइफ की बात करते हैं 2 बिलियन, और यहाँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करते हैं तो 2 and 1.5, याद रहेगा अब तो मुझे लग रहा है। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एनसीईआरटी कहती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने की कोशिश कर रही है। कुछ बातें ये एनसीईआरटी की हैं, डायरेक्टली मैंने छाप दी हैं, ठीक है, जिनको मुझे समझाना है, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कह रही है व्हेन वी लुक, कभी गांव में अपने खाट के नीचे ऊपर नहीं देखते हुए तारों को, वो तो टूटा, वो टूटा, मांग मांग कुछ मांग, जल्दी से मांग, पूरा होगा, ऐसा कहीं किया है कि कभी? हाँ, जैसे हम थे, हम अपना बताएं, सच्ची बता रहे हैं, ठीक है भाई, हम तो आगरा में रहते थे। आगरा थोड़ा मतलब दिल्ली के हिसाब से तो गांव है वो, पर ठीक है, शहर कहते हैं उसको, ताजमहल है वहां पर। एक जमाने में पागल खाना भी हुआ करता था, पर उसको शिफ्ट कर दिया बरेली, जिससे दाग ना लगे वहां पर, ठीक है। अब सिर्फ ताजमहल है और वहां पर पागल खाना नहीं है। वहां का पेठा बड़ा मशहूर है, कभी जाना तो खाना, समझ में? हाँ। अब तुम कितना लेके आएंगे वहां से, क्या पार्सल लेके आएंगे, गाड़ी भर के लाएंगे क्या? प्लेन से आते हैं, वो भी तोल लेता, 15 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आया? अब यहाँ आ जाओ, कोरियर कर दीजिए, ठीक है, कोरियर की व्यवस्था होती तो मंगवा लेते, सही कह रहे हो। चलो, हो जाती है तो मंगवाएंगे, चलो ठीक है, डायरेक्ट आगरा से ही मंगवाएंगे, ठीक है, गुड़गांव से थोड़ी ना मिलाएंगे। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। अरे तुम तुरंत खाने पीने में डाइवर्ट हो जाते हो यार, इधर आ जाओ, ठीक है। जैसे कोई खाने का नाम लिया, भूल गए क्या चल रहा था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बात कर रहा था मैं आगरा, ठीक है, गांव जैसा है, पर जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में सारे के सारे परिवार मिलते थे तो गांव में घर होता था, घर में सब लोग कहां लेटते थे? छतों पर। छतों पर भाई सफाई होती थी, पानी छिड़का जाता था, और पेड़ घूमते थे तो हवाएं आती थी, नेचुरल कूलर चल रहा है भाई, ठीक है। रात में बस सब तारे देखते थे, तो हमें क्या लगता था कि तारे टूट रहे हैं, तारे अभी टूटा, अभी मांग लो, नहीं आया क्या? पर रियलिटी में क्या है, वो आज की घटना है ही नहीं, समझ रहे हो? वो तो सदियों पुरानी घटना है, तुम्हें आज दिख रही है भाई। भाई देखने का कंसेप्ट है क्या, कोई चीज इनविजिबल क्यों होती है? इनविजिबल इसलिए होती है, अगर आईज से आपके रेडिएशन रेज गए और रिफ्लेक्ट होकर आईज में आए तो आपको दिखेगी, रिफ्लेक्ट होकर आईज में ना आए, वो एब्जॉर्ब हो गए तो नहीं दिखेगी, इट इज इनविजिबल। आप समझ रहे हो? काजल लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इनविजिबिलिटी की बात की जाए तो काजल को माना जाता है। बहुत सारी चीजें हम ऐसी बना रहे हैं जो इनविजिबल कर देंगी चीजों को, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। रिडार सिस्टम इसी पे तो आधारित है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे आई या नहीं आई? फिजिक्स तो पढ़ रहे हो ना, विजिबिलिटी इनविजिबिलिटी। तो सीधी सी बात है, तुम जो आज की डेट में जो तारे देख रहे हो, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, हाँ अब आ जाओ, व्हेन वी लुक एट स्टार ऑन द क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन द वे लुकिंग बैक इन टाइम। तुम एक्चुअल में बहुत पास्ट देख रहे हो, टाइम मशीन इसी पे तो आधारित है भाई। तुम्हें आज चीज दिख रही है, पर एक्चुअल में वो चीज बहुत पुरानी है, पर तुम कहो नहीं हमें तो आज दिख रही है। सब किसका खेल है? टाइम का ही तो खेल है, हाँ या ना? तो इसका मतलब टाइम मशीन भी पॉसिबल है, रियलिटी है ये बातें, ठीक है। फिजिक्स, क्योंकि भाई न्यूक्लियर वेपन्स जो बने थे ऐसे थोड़ा ना बने थे। वो एक स्टेलर मूवी देखी है तुमने? क्या नाम था? हाँ हाँ, इंटरस्टेलर, बहुत पहले देखी थी, उसमें तो ये सब चीजें दिखाई गई हैं। मतलब फिजिक्स का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है। आइंस्टीन साहब ने अगर ग्रेविटेशन की बात की तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी चीजें दी हैं, और समझ रहे हो? और सारा सारा छुपा हुआ राज कहां पर है? गीता में, उसमें साफ साफ दिखाया है। गीता का एक श्लोक दिया है उन्होंने स्टेलर के अंदर, गीता के श्लोक में विध्वंस लिखा हुआ है। तो उसने कहा तुम संस्कृत कैसे पढ़ लेते हो? नहीं, मैं सीख रहा हूं और जान गया हूं संस्कृत को, ठीक है। उससे डिकोड किया, उसने दिमाग लगाया कि हाँ एक चेन रिएक्शन होती है, और चेन रिएक्शन से आज फिर साइंटिस्टों ने लगा कि उसको कैसे बॉम्ब में कन्वर्ट किया जाए, तो बॉम्ब में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। हाँ, पुरानी है, हाँ। क्या पुरानी है? वही तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वही तो हम उसी बात करने कैसे दिखता है जो घटना, क्योंकि वो दिखेगा कब? जब वो लाइट आपकी आईज में आएगी। और लाइट ट्रेवल कब से कर रही है? आज से नहीं कर रही है, मिलियन ईयर पुरानी, मतलब पुरानी लाइट ट्रेवल करती हुई यार, आज आपकी आंख में आई, अरे दिख गया आपको, नहीं आया क्या भाई? कोई चीज कब दिखेगी? जब उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आएगी, तभी तो दिखेगी, नहीं आई क्या? अब लाइट के ट्रेवल होने में टाइम लगता है, ये तो आप जानते ही हो,
ठीक है, क्योंकि वो यहां तो है नहीं, वो तो बहुत दूर है। समझ में आ गया भाई? तुम्हारी गैलेक्सी से भी भाई तारे बहुत दूर होते हैं, ठीक है, तुम्हारी गैलेक्सी से भी हो सकता है कौन सा पार्ट तो पता नहीं, किसी दूसरी गैलेक्सी का पार्ट ना हो वो, ठीक है। देखो वो साइंटिस्ट आए दिन नई नई चीजें खोजते रहते हैं, एक नया प्लेनेट ढूंढा हमने, नई गैलेक्सी देखी हमने, ठीक है। आए दिन तुम न्यूज देखते हो ना उनकी जो आती रहती है, ठीक है। तो यानी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं यार, मतलब पता ही नहीं है क्या है, जब सोचते हो तो अजीब सा लगता है हो क्या रहा है, हम हैं क्या, मतलब हम तो बट समझ रहे हो ना, मतलब अर्थ, अर्थ इनका है वहां पर, कुछ भी नहीं है अर्थ तो, मतलब और पर हमारा अस्तित्व क्या है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितनी अर्थ होंगी, ना जाने कितने जैसे मानव होंगे या कितने तरह के जीवन होंगे, पता ही नहीं। हम तो सिर्फ एक उतने में घूम रहे हैं, मतलब अपना सौर मंडल, और सही पूछा जाए अपने सोलर सिस्टम को भी ढंग से भी कहां जान पा रहे हैं हम, तिन्नी से अपना सोलर सिस्टम। और गैलेक्सी तो बहुत बड़ी बात है, मिल्की वे, और ऐसी कितनी असंख्य मिलियंस गैलेक्सी हैं भाई, नहीं है क्या? आ जाओ। स्टेलर डिस्टेंस, अब यहां जाओ, स्टेलर डिस्टेंस आर, अरे कौन था, क्या पूछ रहा है बता, अब चाटे पड़ जाएंगे दोनों के, हम नहीं है सर। यहां स्टेलर, अब बीच में कोई बोले तो मजा बिगड़ जाता है। इवोल्यूशन देखो, मैं बताऊं, इवोल्यूशन कहानियां है, इवोल्यूशन फील करने का है, इवोल्यूशन समझने का है, समझ रहे हो? जो जो याद वाली चीजों की मैं याद करा दूंगा, बस तुम समझो यार, मजा लो इवोल्यूशन के अंदर, खो जाओ, डूब जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो ऊपर खींच लूंगा मैं, ठीक है। स्टेलर डिस्टेंस आर में कहते हैं ना कि ये स्टार इतने प्रकाश वर्ष दूर है, हिंदी में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, लाइट ईयर्स, समझ में आया? यानी इस डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नहीं नापते, एक साल में लाइट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, या टाइम तो हो गया, एक साल में लाइट जितना ट्रेवल कर लेती है डिस्टेंस, वो 1 लाइट ईयर्स है, नहीं आई क्या? तुम देखो ना पहाड़ों पर से, तुम अगर देहरादून में बैठे हो तो ऊपर मसूरी दिखता है, मसूरी में तुम्हारा छत घर मतलब कहीं लगा हुआ है टॉप ले पे, उसमें तुमने एक बड़ी सी लाइट जलाई, कुछ नीचे दिख जाएगी आपको, देहरादून में बैठे हो जल गई लाइट, नहीं आया क्या? कितना टाइम लगा ट्रेवल करने में? कुछ भी नहीं। तो सोचो इतना स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है कितनी फास्ट होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे सुने हो ना? हाँ, तो सोचो इतनी फास्ट लाइट की स्पीड है, तो एक साल में लाइट को ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस क्रॉस करना होगा। अरे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे समझ में नहीं आया तो सोचो इतना एक प्रकाश वर्ष है, 1 लाइट ईयर, और सोचो कितने लाइट ईयर दूर ये स्टार्स होते हैं, तो ऐसे इनकी डिस्टेंस निकालते हैं, कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली चीजें हैं वैसे, पर मुझे तुम्हें छोटे बच्चा समझ के ही समझा रहा हूं, ठीक है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। स्टेलर डिस्टेंस आर द मेजर द लाइट ईयर्स, ठीक है। What we see today in an object who emit light start its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes, तभी आपको दिख पा रहे हैं। वो घटनाएं एक्चुअल में बहुत पुरानी हैं, पास्ट है जो तुम आज प्रेजेंट में देख पा रहे हो, नहीं आया क्या? अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुरंत पास्ट में जाते, नहीं आया क्या? उन घटनाओं को चेंज भी कर सकते थे, जैसे टाइम मशीन में दिखाते हैं, मतलब सारा खेल टाइम मशीन का है, मतलब टाइम का है सारा खेल, ठीक है। हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन अवर, ठीक है, इमीडिएट सराउंडिंग वी सी देम, ठीक है, instantly and hence in the present time, therefore when we see start we apparently are बीपिंग इनटू द पास्ट, एक्चुअल में आप पास्ट में झांक रहे हो उसके अंदर, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब भी आप कोई भी स्टार को देख रहे हो, टूटता हुआ तारा देख रहे हो, तो किस युग में झांक रहे हो? पास्ट में, पीछे चले गए आप, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी दूरी होती है बस। अब बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई भाई, किसी को पता नहीं है बिग बैंग थ्योरी क्या है, पर साइंटिस्टों ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके अनुसार अनुमान लगाया यार ऐसा कुछ घटना घटित हुई होगी, बिल्कुल समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ऐसे एक अनुमान लगाया गया है, एज्यूम किया गया है कि ऐसी घटना घटित हुई होगी। मुझे याद है मैं थोड़ा छोटा, बहुत ज्यादा मतलब नहीं, मैं होऊंगा शायद 8th-9th में, तुम्हें भी याद होगा, तुम और थोड़े छोटे होगे, तो उसमें साइंटिस्टों ने कोलाइडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि अब धरती फटने वाली है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नहीं है क्या? किलोमीटर लंबी एक वो कैनाल बनाई जा रही है सर्किल की फॉर्म में, उसमें एक्सप्लोजन कराया जाएगा, ठीक है, उसमें पता लगाया जाएगा फर्स्ट पार्टिकल कौन सा था। तुम्हें याद है कुछ? क्या फेल हो गया था वो तो,
ऐसे ही होता है, न्यूज वाले इतना हाइप इतना हाइप इतना हाइप कर देंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है भाई, सुनो 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 सुनो, बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है, बिग बैंग थ्योरी कह रही है, अच्छा तुमने वो देखी है स्पाइडरमैन का वो पार्ट जो सेकंड पार्ट है शायद, मुझे पता है तुमने सारी मूवीज देखी हैं, ठीक है, वो देखता ही मूवी है। स्पाइडरमैन में वो क्या वो ऑक्टोपस होता है ना, वो क्या बनाता है, वो एक सन बनाता है, हाँ बिल्कुल सही। उसका कंसेप्ट क्या था, ग्रेविटेशन वाला, अट्रैक्ट करता था साइज बड़ा हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है साइज बड़ा हो रहा है। कुछ ऐसा ही एक्चुअल में उस समय हुआ था। जैसे आपके एक लड्डू बनाते हो, लड्डू नहीं बनाते हो बूंदी से, कभी तुम लोगों ने तो बनाए होंगे बूंदी के लड्डू, बनाए बेसन के बनाए, हाँ बेसन के या बूंदी के लड्डू कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उस बूंदी को आप बना लो, फिर धीरे धीरे छोटा लड्डू बनाते हो, ऐसे छोटा लड्डू बन गया, उसको और बड़ा करने के लिए और बूंदी जोड़ते हो उसमें, ठीक है, इतना बड़ा बन गया, और बड़ा और इतना बड़ा कर सकते हो क्या, जैसे आप बड़ा करते जाओगे बूंदी बिखरती जाएगी और टूट जाएगा, समझ में आया, एक लिमिट तक वो बड़ा हो सकता है, उसके बाद वो फट जाएगा फैल जाएगा, बस कुछ ऐसा ही घटना घटित हुई, समझना मेरी बात, तुम कॉन्सेप्ट पर है ना, तुम भटक मत जाना, मैं बूंदी का नाम लिया तो तुम बूंदी में चले गए, अब इधर आ जा, बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कह रही है, जब कोई चीज रोटेट करती है, एक बड़ा सा गैसेस क्लाउड बन रहा है, समझना, एक बड़ा सा गैसेस क्लाउड बनता जा रहा है, पहले छोटा था, धीरे 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 क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और उसके चारों तरफ क्या रोटेशन हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रोटेशन, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा रोटेशन, और जितने भी सॉलिड चीजें होंगी वो कहां जाएंगी, सॉलिड एंटिटी सेंटर में, कोई चीज घूमती है पानी के अंदर, सैंड पार्टिकल डाल दो, पानी को घुमाओ, सैंड कहां जाएगी, सेंटर में, लाइट पार्टिकल कहां चले जाएंगे, बाहर, ऐसे तो होगा ना, तो सॉलिड एंटिटी तो सेंटर में आ जाएगी, और ये सब क्या है, गैसेस क्लाउड, क्या है ये, हिस्ट्री पढ़ लो तुम, ठीक है, हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, गैसेस क्लाउड, जिसके अंदर क्या क्या नजर आएंगे आपको, इनर्ट 10 पार्टिकल्स होंगे, इनर्ट गैसेस होंगे, समझना मेरी बात, क्या होंगे इसके अंदर, तुम मजा लो बस, समझ लो, आनंद लो, समझ में आया, और इवोल्यूशन के सागर में थोड़ा डुबकी लगाओ, फील करो उसको थोड़ा सा, नहीं आया क्या, अब इधर आ जाओ, फालतू बोलने के लिए नहीं, इधर लड्डू, इधर आ जाओ फल, ठीक है, डस्ट प्लस और क्या होंगे, इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट 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 गैसेस भाई, क्या स्पेलिंग हुई, IN, अच्छा इनर्ट, अरे क्या तुम कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, कहां गई, यही होगी ना, हाँ, तो हम पिटोगे और कुछ नहीं है, अब इनर्ट गैसेस थे, इनर्ट गैसेस समझते हो ना, क्या, यस, घूम रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल घूम रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सॉलिड एंटिटी सेंटर में आती जा रही है, और अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, बाहर कंपेरेटिव लाइट होगा, और जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, एक बड़ा सा एक्सप्लोजन, समझ रहे हो, एनसीईआरटी ने टर्म दिया है ह्यूज, ह्यूज, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन लिखा है एनसीईआरटी ने, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, इससे क्या हुआ, ये फट गया, और फटने से क्या हुआ, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ही क्लाउड बन गए, इनको क्या बोलेंगे, निब्यूली, एक तरीके से गैलेक्सी, ऐसे कितने गैलेक्सी बने होंगे, मिलियंस,
इन्फिनिटी, अनंत, पता नहीं, फिर मिलियंस लिख रखा है, ठीक है। लड्डू कहां बन पाया, फूट गया यार। निब्यूला या निब्यूली, निब्यूली, निब्यूली को क्या बोल सकते हो, गैलेक्सी, गैलेक्सी बन गए, ठीक है। ऐसे ही ढेरों सारे, आप समझ रहे हो, मिलियंस निब्यूली या गैलेक्सी बने होंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे, उसमें एक गैलेक्सी अपनी भी है, क्या कहते हैं इसको, मिल्की वे। ये तो आप जानते हो ना, बचपन में हम सुन रखे हैं, मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी की अगर बात की जाए तो उस गैलेक्सी के अंदर अपना एक सोलर सिस्टम भी है, ये गैलेक्सी नहीं है, ये तो अपना सोलर सिस्टम है। ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो हम तो अभी इसी के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, सोचो फिर अपनी गैलेक्सी, सोचो फिर गैसियन कितनी गैलेक्सी होंगी। मतलब इतने बड़े कमरे के अंदर एक लाइट अगर आएगी, लाइट, उस लाइट में पार्टिकल्स दिखेंगे, आपको दिखेंगे ना, ऐसे ही पार्टिकल्स इस कमरे में ना कितने पार्टिकल्स होंगे, वो है यूनिवर्स। समझ में आई भाई। इस सोलर सिस्टम में भी अपनी क्या होगी, अर्थ, जो अपना क्या है, घर। ये घर कैसे बना, ये घर कैसे बना, सेम वही मेथड यहां पर था, ठीक है। यहां पर एक्सप्लोजन कंटिन्यू चल रहे हैं, एक्सप्लोजन के थ्रू हमारा एक सन होता है, हमारे कुछ प्लेनेट होते हैं, उनमें एक अर्थ होता है। तो सेम स्टार्टिंग में अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, सेम वही चीज यहां पर हो रही थी, सॉलिड एंटिटी सेंटर में थी, समझना। धीरे धीरे उसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर बन रहा था, समझ पा रहे हो। सेंटर में क्या था, यहां पर मैग्मा, क्या था, मैग्मा। अरे यार थोड़ा सा इसको, सेंटर में क्या था, मैग्मा, लावा। देखोगे ना फटते हैं लावा बहुत ज्यादा, क्यों फटते हैं लावा, जब अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। एक चीज और दिखा दूं उसके अंदर, अर्थ क्रस्ट। मूवी देखिए द कोर, देखिए द कोर, देखिए, हाँ तो समझ में आएगी। कोर के अंदर क्या करता है, ये मैग्मा क्या करता है, रोटेट करता है। जो कभी 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बनाते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड, कोई नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, तुम डाइवर्ट क्यों हो जाते हो यार। जब मैग्नेट लगाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरे फील्ड, कभी पेपर पे जनरेट किए हैं ऐसे, तो 12th की है आपने। हाँ हाँ हाँ, तो कैसे बन रहे हैं ये भाई, यानी ये फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सब ये रेडिएशंस जो हेलो हेलो कर पा रहे हो किसकी वजह से, इस मैग्मा लावा के रोटेशन की वजह से। अगर इसका रोटेशन रुक जाए तो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थ का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गायब होने से तुम जो डिवाइस यूज करते हो ना, वो कुछ नहीं यूज हो पाएंगी, सब खत्म, जीरो, ठीक है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हो डिवाइस की हेल्प से, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। बढ़िया हो जाएगा, कौन बोल रहा है, हार्ट बीट भी रुक जाती है, पर ह्यूमन हार्ट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना एनिमल्स के या बर्ड्स के इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, ठीक है। उनका पेसमेकर कहीं ना कहीं सेंसिटिव होता है इस चीज के लिए, आप समझ रहे हो। हाँ, तो सीधी सी बात है, ये मैग्मा घूम रहा है और अंदर का टेम्परेचर कम हो गया, ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे ये मैग्मा कहीं कहीं क्या होता है, फट पड़ता है,
नहीं आया क्या? और अर्थ की क्रस्ट पर निकलना चालू हो जाता है, जिसको आप कहते हो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। और जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये मैग्मा निकलता है, तो नो डाउट उस समय ढेर सारी गैसेस भी तो निकलती हैं। ठीक है, इस वॉल्केनिक इरप्शन में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रही है। क्या निकल रहा है? अमोनिया निकल रही है। क्या निकल रहा है? मीथेन निकल रही है। क्या निकल रहा है? वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, प्लस वाटर वेपर्स। ये सब कुछ निकल रहा है कहां से? इस मैग्मा से, वॉल्केनिक इरप्शन से। और धीरे धीरे ये वॉल्केनिक इरप्शन शांत होते हैं। शांत होकर के क्या किया उन्होंने? ये एक आदमी थे, ऐसे ही ना कितने फटे थे, नहीं आया क्या? अर्थ की क्रस्ट पर ना जाने कितने वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन था। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर कम। तो क्या अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, जिसकी मेंटेन करने के लिए फटते हैं और मैग्मा बाहर आता है, और धीरे धीरे इससे क्या होगी? अर्थ की क्रस्ट बनना चालू हो गई। क्या हो गई? अर्थ की क्रस्ट बनना चालू हो गई। तो समझना, अर्थ क्रस्ट बन रही है। अर्थ क्रस्ट बनती जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर ये सब रिलीज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या इसमें कहीं ऑक्सीजन नजर आ रही है? यानी इनिशियल जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर तो नहीं बोलना चाहिए, पर प्रारंभिक वातावरण बोल सकते हो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था या ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग क्यों होगा? क्योंकि भाई ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीडाइजिंग होता। समझ पा रहे हो ना? तो इसकी वजह से कह सकते हो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, कैसा होगा बेटा? रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग था, क्योंकि ऑक्सीजन क्या थी यहां पर? एब्सेंट। ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा? रिड्यूसिंग होगा। ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीडाइजिंग होता। ये होना जरूरी था। अगर सोचो रिड्यूसिंग नहीं होता, चीजें ऑक्सीडाइज हो रही होती तो टूट रही होती। इसलिए से चीजें जुड़ रही हैं, ऑक्सीडाइजिंग से टूटती हैं। पर बाद में ऑक्सीडाइजिंग होना बहुत जरूरी था। अगर रिड्यूसिंग होता तो मतलब पूरा एक प्लानिंग से हुआ है सारा काम। नेचर एक प्लानिंग से बनी है, तभी पहले रिड्यूसिंग था, चीजें बनी है, और बाद में ऑक्सीडाइजिंग हुआ, चीजें टूटी हैं, जिससे एनर्जी निकलना चालू हो गई। ठीक है, इवोल्यूशन ऐसे तो हुआ है। तो ये समझ में आया नहीं आया किस तरीके से क्या चीज बनी? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? अर्थ कैसे बनी? अर्थ कब बनी? अर्थ का फॉर्मेशन कब हो रहा है? 4.5 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स कब बना? 20 बिलियन ईयर एगो। लास्ट, ये लास्ट स्लाइड है, क्या कह रहे हो? बैक में जाऊं? पहले एटमॉस्फेयर में, मैं नहीं बोला, बिग बैंग थ्योरी बोली। मैं फिजिक्स नहीं जानता यार, फिजिक्स नहीं जानता, बिग बैंग थ्योरी जानता हूं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि चीजें क्या हुई, आपस में धीरे 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 ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट हुआ, चीजें जुड़ रही हैं, मिल रही हैं, और धीरे धीरे उनका साइज जब इतना बड़ा हो गया तो एक्सप्लोजन हो गया कि वो चीजें मेंटेन नहीं हो पाई। बिग बैंग थ्योरी साहब में यही बात बोलती है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, एक सिंगल बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। फिजिक्स में नहीं लगाता, जो चीज मैं जानता नहीं लगाऊं क्यों मैं? ठीक है, तुम्हें लगाना है लगाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिग बैंग थ्योरी यही बात बोलती है। क्या? एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिससे ढेर सारे निब्यूली और गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। एक ही बात है, जो आगे जाकर के ब्रह्मांड की रचना किए, यानी यूनिवर्स की रचना किए। उन्हीं में एक गैलेक्सी थी मिल्की वे, जिसके अंदर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें हम अपनी अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में हम क्रस्ट और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी, कैसे आई पूरी कहानी में बताऊंगा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट ऐसे बनी जो एनसीईआरटी बोलती है। अभी पहली प्रायोरिटी हमारी एनसीईआरटी कंसेप्ट समझनी, एनसीईआरटी की लाइनों को समझना कि एनसीईआरटी बोल क्या रही है, क्वेश्चन लाइन से लाइनों से उतरेंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो एनसीईआरटी की लगभग सारी लाइनें मैंने कवर कर दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो बात तो बेसिक बात थी जो एनसीईआरटी के पहले दूसरे पैरा में कही जा रही है, बेसिक बातें बोली जा रही हैं। पर एनसीईआरटी ये भी कह रही है कुछ और भी थ्योरी हैं जो उसको एक्सप्लेन करती हैं कि लाइफ कैसे आई। अब लाइफ की बात चल रही है, लाइफ कैसे आई? जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, जैसे हम थोड़ा बचपन में सुने थे, ठीक है, कि कैसे हम सब बने। तो हम बोलते हैं कि जैसे हमें पढ़ाया गया
ठीक है, भगवान ने बनाया, ऐसे तुमने सुना है, ठीक है। बचपन में छोटे थे हम जानते नहीं थे इवोल्यूशन क्या होता है, हम जानते नहीं साइंस क्या है, ठीक है। हमें इतना बताया था, सप्तऋषि हैं, वो तारे ध्रुव तारा दिखाते थे हमें, ठीक है, वो ऐसा था, सप्तऋषि हैं, ऐसे कभी देखिए, कभी बचपन में ऐसी बात सुनी है? हाँ, ठीक है। तो ये सप्तऋषि हैं, और सप्तऋषि के जो थे, मतलब सबसे पहले बताया गया श्रद्धा और मनु बने, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी श्रद्धा और मनु को बनाया गया, ठीक है। ये इनिशियल मेल और फीमेल थे, ठीक है। इनके 7 संतानें हुई जो सप्तऋषि कहे जाते हैं, और सप्तऋषि के अनुसार पूरे मतलब जितने भी सब हम सब बने, ठीक है। ऐसे ही तुम दूसरी माइथोलॉजी पढ़ोगे, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी अलग बात कह रही है, एडम समझ में आ गई। ऐसे तुम जितनी मतलब रिलीजन की माइथोलॉजी पढ़ाओगे तो वो अपने हिसाब से अपनी बातें बोलेंगे, पर एक्चुअल में साइंस तो साइंस है ना भाई, साइंस थोड़ी ना मानती इन बातों को। साइंस कहती है एविडेंस, साइंस कहती है भाई साक्ष्य दो, बताओ कि हम कैसे बने। तो साइंस तो कहती है हम तो धीरे धीरे इवॉल्व हुए क्योंकि उसका हमारे पास एविडेंस है, हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हेल्प से पता लगा पाए कि हम कैसे बने। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हम ट्री श्रू से बने, ट्री श्रू का मतलब है पेड़ों पे मिलने वाले चूहे जैसे मैमल्स, समझ रहे हो? वो पेड़ों पे रहते थे, उस समय जुरासिक पीरियड था, उसकी भी एविडेंस है हमारे पास, सारे एविडेंस है हमारे पास, तो हम कैसे माने कि हम ऐसे ही अवतरित हो गए? आप समझ गए ना मेरी बात? तो ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी, डिस्कार्डेड थ्योरी थी, ठीक है। पर अभी भी, ठीक है, ग्रंथों में सब जगह लिखी हुई है, पर इसको मानते हैं लोग क्योंकि ये थ्योरी बनाई गई क्योंकि लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज करना था। लोगों का भाई जो भी लॉ थे, नियम थे, लोग नहीं मानते थे ना, भाई हम नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? नहीं मान, ऊपर वाला देख रहा है, छोड़ेगा नहीं। अच्छा यार, वो बहुत पावरफुल है यार, ठीक है, हाँ, सबको उसी ने बनाया, तो सिस्टम बनाए गए, पर उसमें कुछ बातें सही भी हैं, कुछ बातें मिथ भी हैं, पर कुल मिलाकर के हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाली बातों को तो समझेंगे। पर इतना है, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है तभी चीजें चल रही हैं, तभी ब्रह्मांड है, तभी मतलब इतना सब कुछ कैसे मेंटेन है भाई, कुछ तो है। अब वो क्या है भाई पता नहीं, ठीक है, पावर है, पावर है। मरने के बाद का हमें कुछ पता ही नहीं एक्चुअल में है क्या, रियलिटी है, वो कौन सी दुनिया है या कुछ है, होता भी है नहीं होता, क्योंकि इतने सारे जीवन है, इतनी सारी चीजें हैं भाई, सब में जीवन है, एक मच्छर में भी जीवन है भाई, पेड़ों में जीवन है, कॉकरोच में जीवन है, समझ रहे हो? क्या खाली जीवन मनुष्यों में ही होता है क्या? समझ में आ गया? तो क्या एक्चुअल में कंसेप्ट है पता नहीं, पर कुछ है, बस यही है, इसी लोग इसी आस्था पर काम कर रहे हैं, इसी आस्था पर चीजें चल रही हैं, कुछ है। अब वो क्या पता चल जाएगा, तुम फिर समझ रहे हो, जो चला ही गया वो क्या बताएगा फिर। चलो, फिर साइंटिस्टों ने दिया थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म बाइबल में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। छोटे पर मैंने इसको मतलब किसी मतलब मुझे बताई थी क्रिश्चियन ने बहुत अच्छे से, और फिर मूवीज आई बहुत सारी। 2012 डे आफ्टर टुमारो, बोल दे देखी नहीं देखी है भाई? मैं तो देखी है बचपन में, मैं तो बहुत देखता था मूवी। मैट्रिक्स मैंने शायद 35-40 बार देखी होगी। यस, एक एक चीज समझी मैंने क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक को इन्होंने मतलब एडवांस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया था, ठीक है। तो वो मैं समझना चाहता एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, और धीरे धीरे आगे जाके जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो चीजें मैंने देखी ऐसा हो रही है, ठीक है। मतलब एनर्जी एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो इंसान तुरंत वायर की फॉर्म में तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गया। ये फिजिक्स ही तो है सारी की सारी, मतलब कंसेप्ट है पूरे पूरा, मतलब तुम फिजिक्स समझते हो, पढ़ते हो, तो वो चीज मैट्रिक्स वाली थोड़ी सी समझ में आएगी। तुम लोग बच्चों के, तुम पढ़ते हो इसलिए। तो कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहती है? समय समय पर प्रलय आती है, जैसे उसमें डे आफ्टर टुमारो में दिखाया गया है कि प्रलय आ रही है, ठीक है। या 2012 में दिखाया गया है वो बड़े बड़े शिप बनाए जा रहे हैं चाइना की टॉप लेवल पर, कि अभी क्या आएगा कि मतलब तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ के नीचे का, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जितना भी ये तो आप जानते हो ना, जितना अर्थ है 1/3, उससे ज्यादा क्या है 2/3 पानी, और जितना पानी है उससे ज्यादा भी पोल्स पर क्या है आइस। अगर आइस डिजोल्व हुई तो पानी ऊपर आ जाएगा, सब डूब जाएगा, सीधा कंसेप्ट है। तो हीट अगर ज्यादा बढ़ गई तो उसमें वही दिखा है, हीट बढ़ती जा रही है अर्थ के नीचे, हीट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन पूरी दुनिया में चालू हो गए, और सारी आइस क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है, और एकदम पानी का लेवल बढ़ गया है, और वो पानी पूरी दुनिया को डुबोने वाला है। तो इन्होंने पहले से तैयारी चालू कर दी, बड़े बड़े क्या बनाए, 4 शिप बनाए, ऐसे शिप जो लोगों को बचाएंगे। उसकी टिकट बहुत महंगी थी, ठीक है। साथ में उस शिपों में हर जीव जंतु सबको रखा गया, और बाइबल में भी ऐसा कहा गया है कि कुछ अच्छे मनुष्य थे, उन्होंने एक बड़ा सा शिप बनाया था, उनको भविष्यवाणी हुई कि हे मनुष्य, तू एक बड़ा शिप बना, मतलब एक जहाज बना। समझ में आया? सुन लो भाई, ठीक है, वो जो उसमें दिखाया गया है। तो उन लोगों ने एक बड़ा सा जहाज बनाया। कुछ समय बाद प्रलय आएगी,
पूरी दुनिया डूब जाएगी, बस वही बचेंगे जो इस जहाज में होंगे। तो तुझे इस जहाज को बनाना है और हर जीव जंतु इन सबको इन जहाज के अंदर रखना है, इकट्ठा करना है। तो दिखाया गया उसमें, उसको पिक्चराइज भी किया गया, पिक्चर मूवी भी आई है इसकी, कि बड़े बड़े पिंजड़ों में शेरों को लेकर के आ रहे हैं, वहां रख रहे हैं, ठीक है, जो भी है उसमें रख रहे हैं। रुक तो सही, प्रलय पानी आएगा, ठीक है, अब शिप पानी के ऊपर रहेगा ना, समझ, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी ना, तो शिप बनाई गई, उस शिप के अंदर क्या हुआ, ठीक है, जितने जीव जंतु बचाए जा सकते थे उनको रखा गया, और मनुष्य भी उसमें थे। तो बाद में वो क्या हुआ, वास्तव में ऐसा हुआ, प्रलय आई और क्या हुआ, शिप पूरा ऊपर आ गया पानी के ऊपर, और लगभग सारे के सारे डूब गए। जो पानी के जीव है वो तो रहे होंगे, पर नॉर्मल सारे सारे जीव डूब गए, जो शिप पर थे वो सर्वाइव किए। तो ये वाली बात कही गई कि समय समय पर प्रलय आती है। इसके दो एविडेंस साइंस की अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, ठीक है, मार्स में क्या बताया गया कि यहां पर पहले सभ्यता थी, जीवन था मंगल ग्रह पर, ठीक है, उसके एविडेंस मिले हैं, ठीक है, क्योंकि वहां एक्सप्लोजन हुआ है बड़ा, जैसे लाइक एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा, इस वजह से वहां, क्योंकि जो जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जो आकृतियां देखने को मिल रही हैं, बता रही हैं जीवन था, ठीक है, पर बाद में नष्ट हुआ, प्रलय की वजह से खत्म हो गया। जैसे छोड़ो, अभी इतना तो हम तुम्हें कार्टून भी देखते होगे ना, ठीक है, वो डोरेमोन थी कार्टून, कौन सी थी, वो गेट बनाता है मैजिक वाला, वो क्या होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, अभी मैं इवोल्यूशन पढ़ाता था पहले, मैं इसमें एक टर्म आता था मेटीरॉइड्स, नहीं, ट्राइलोबाइट्स। मेट्रॉइड्स तो उल्का पिंड को बोलते हैं, ट्राइलोबाइट समझते हो, ट्राइलोबाइट जेंट ऑर्थोपोड, बड़े बड़े ऑर्थोपोड। तो एक्चुअल में उस युग की पहाड़ियों में जब जीवन नहीं था, एजॉइक, पूरा डिवीजन किया, एजॉइक, प्रोटीरोजॉइक, याद आया, पूरा जियोग्राफिकल आइसोलेशन करके उसमें क्या बनाया गया इस तरीके से, उस जमाने में हम पढ़ाते थे, अब तो खैर चीजें हटा दी गई सारी सिलेबस से, ठीक है। एजॉइक में जो रॉक्स थे उनके अंदर बड़े बड़े जेंट ऑर्थोपोड के फॉसिल मिले हैं, समझ रहे हो ना, जो बड़े बड़े जेंट ऑर्थोपोड के फॉसिल क्या कर रहे हैं भाई, उस समय जब जीवन ही नहीं है तो ऑर्थोपोड कहां से है, तब पता चला कि यार जीवन हो सकता है उस समय हो, ठीक है, पर प्रलय आई हो और प्रलय आने के बाद जीवन नष्ट हो गया हो, इसलिए जेंट ऑर्थोपोड के फॉसिल इंडिकेट कर रहे हैं कि जीवन था, एजॉइक से पहले भी जीवन था। आज भी तुम कहते हैं कि इस बार अगर माइक्रोवेव बोल रहा हूं, एटॉमिक वेपन्स यूज हुए या हाइड्रोजन वेपन्स यूज हुए, तो कौन बचेंगे, कॉकरोच बचेंगे, माइस बचेंगे मैमल्स के अंदर, ठीक है, जो धरती के अंदर रह सकते हैं, रेडिएशन से बच सकते हैं, जिनके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट नहीं आएगा वो बच जाएंगे, हो सकता है वो आगे जाके नहीं किसी चीज को बनाए, ठीक है, यही तो होगा। तो समय समय पर प्रलय आती है, जीवन नष्ट होते हैं, दुनिया का अंत होता है, फिर एक नए सिरे से दुनिया का फिर चालू स्टार्ट सृजन होता है। नहीं आई, ये है, ये कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, इसके एविडेंस भी है, पर इसके बहुत वैसे एविडेंस नहीं है कि साइंटिफिकली इसको प्रूव कर पाओ, समझ में आया। तो ये भी बहुत एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं थी। फिर थ्योरी आई थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजॉइक थ्योरी। कई साइंटिस्टों का मानना है, जैसे आज की डेट में देखा होगा, साइंटिस्ट दूसरे ग्रह पर जाकर के ऐसे सीड स्प्रेड कर रहे हैं जिससे वहां, ठीक है, ऑक्सीजन डेवलप हो पाए। तो हो सकता है कुछ दूसरे ग्रह से, भाई अर्थ है तो और भी ग्रह होंगे, ठीक है, कुछ और भी प्राणी होंगे, हो सकता है उन्होंने अर्थ पर कुछ किसी न किसी फॉर्म में मेटेरॉइड्स आते हैं अर्थ पर, जानते हो उल्का पिंड, तो उल्का पिंड पर किसी न किसी फॉर्म में लाइफ आई हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ही आई हो, प्रोकैरियोट की फॉर्म में ही आई हो, ठीक है, यानी किसी और प्लेनेट से पेंजीन की फॉर्म में, किसी और प्लेनेट से पेंजीन की फॉर्म में लाइफ यहां पर आई हो, उससे यहां पर जीवन का उत्पत्ति हुई हो, जो मैं समझाऊंगा। तो ये थ्योरी भी कुछ हद तक लोग मानते हैं इसको, ठीक है, इसको जो पेंजीन होते हैं इनको स्पोर्स बोल सकते हैं, स्पोर्स की फॉर्म में लाइफ आई, ठीक है। Some scientists believe that it come from outside. Early Greek thinkers मानते थे कि thought unit of life called spores, spores की फॉर्म में लाइफ आई, ठीक है, we are transferred to different planet including अर्थ, और अर्थ पर भी वो ट्रांसफर हुई है ऐसी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनिस्पर्मिया, स्टिल ऑफ, ठीक है, फेवरेट आइडिया ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा आइडिया है, माना जाता है, तो ये भी एक थ्योरी है। इसके बाद ये थ्योरी बड़ी कॉमन थी, अरिस्टोटल, प्लेटो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्योंकि उस समय के टाइम पर देखा जाए तो बुद्धिमान कौन होता था, जो ज्यादा घुमक्कड़ होता था, घूमता था। तो तुमने देखा होगा अरस्तु हर जगह आते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, अरिस्टोटल, ठीक है, प्लेटो। तो ये एक्चुअल में क्या थे, ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये फिलोसफर थे, फिलोसफर समझते हो ना, जो फिलोसफी झाड़ते हैं, समझ में आ गया, हाँ, तो साइंटिस्ट नहीं थे पर सब जगह पाए जाते हैं ये, क्योंकि उस समय ये मतलब घूमते थे, दुनिया को देखते थे, कहते ना भाई जाना दुनिया देखी है, ये बोल रहा है सही बोल रहा है, गांव में ऐसे तो बोलते हैं,
जो ज्यादा घूमा है तो वो सही बोल रहा होगा, हम तो भाई एक कुएं के मेंढक हैं, गांव में ही रहते हैं, हम जानते हैं दुनिया क्या है। ये बोल रहा है भाई ये होता होगा, ये बोल रहा है कि लोग हवाई मतलब ऐसे हवा में उड़ते हैं, उड़ते होंगे, ये बोलता है लोग ऐसे करते हैं, करते होंगे, कोई इसने दुनिया देखी है, ऐसे तो मानते हैं। तो ऐसे ही उस समय अरिस्टोटल और प्लेटो जैसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्पेशली इन्होंने, ठीक है, ये घूमा करते थे, अचानक एक नील नदी के किनारे बैठे थे, ठीक है, रात में कुछ भी नहीं था, सुबह उठे तो वहां ढेर सारे एनिमल्स नजर आए, वो आए थे धूप सेकने के लिए, पर इनको लगा अचानक से पैदा हो गए, अचानक से पैदा हो गए। इसको उन्होंने तुरंत थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, समझ में आया। और जब जैसे मैं कहूं तुमसे कि तुम जब वहां जाते हो ना उस गली के अंदर रात में मत जाना, सर क्यों? जैसे रात 12 बजते हैं ना उस गली में पीछे से आवाजें आती हैं, सर ऐसी बात है। हाँ, ऐसा ध्यान रखना, जब भी एक दिन फंस गए तुम और रात 12 बज गए, तुम देखो तेरी 12 बज गई, वही गली है, सर ने कहा था आवाजें आती हैं, ठीक है, और जैसे तुम्हें आवाज सुनाई भी देना चालू हो गई, रियलिटी है, क्योंकि वो थॉट में था। अब थॉट का मतलब है आपका अनकॉन्शियस माइंड आवाजें सुना रहा है आपको, समझ में, और तुम पसीने पसीने हो रहे हो, यार वास्तव में आवाजें आनी चालू हो गई, एमडी सर ने बोला था आवाजें आती हैं, और बस भागे तुम और यहाँ क्लास में आए, सर कल में बच गया, आपने सही कहा था, उस गली में रात के 12 बजे आवाजें आती हैं। बात बाकी अच्छा, यानी ये बोल रहा है इसका मतलब वास्तव में आती होंगी। अब तक तो मैं लगा सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, अब तो एविडेंस भी मिल गया हमें, नहीं आया क्या? तो बस जैसी अरस्तु ने बातें कही, लोगों को समझाई, तो उस समय बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसकी मतलब लोगों ने उसकी बात को मान लिया, क्योंकि वो क्या था, फिलोसफर था। तो एक साइंटिस्ट हुए वॉन हेलमोंट, इन्होंने इसकी बात को प्रूव भी कर दिया। इन्होंने गेहूं की बाली और पसीने की भींगी हुई शर्ट को, ठीक है, कुछ दिनों तक साथ रखा, अचानक से चूहे आ गए थे गेहूं की बाली को खाने, पर कंसेप्ट क्या दे दिया कि अगर गेहूं की बाली और साथ में पसीने से भीगी हुई शर्ट को साथ में रख दोगे तो चूहे पैदा हो जाते हैं। भाई आपने सही बोला था, अरिस्टोटल ने सही बोला था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग इनके फेवर वाले भी आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा था, तो 2-4 बच्चों को आवाजें सुनाई दी तो वो मेरी पाली में आ गए, सर आप सही बोल रहे थे, आवाजें सुनाई दी थी, नहीं आया क्या? 2-4 को और सुनाई दी, कईयों को सुनाई नहीं दी, अरे यार एमडी सर मुझे तो सुनाई दी नहीं, ठीक है, तो उनका एक अलग गुट बन गया, और जिनको सुनाई दी उनका एक अलग गुट बन गया, ऐसे तो हुए। अरे सब डिस्कार्डेड है, सब तुम पढ़ रहे हो कचड़ा है, पर हम कचड़ा भी पढ़ रहे हैं, ये हमारा सिलेबस ही ऐसा है। हाँ हाँ, तो सुन तो सही फिर पूरी बात, समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आई नहीं आई? तो वॉल हेलमोंट की थ्योरी उस समय के हिसाब से सपोर्टिंग थ्योरी थी। फिर आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, क्या बोलते हैं इसको? थ्योरी ऑफ, बस क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस सपोर्टेड बाय वॉन हेलमोंट, ठीक है, वॉन हेलमोंट किसने दी थी? अरिस्टोटल, बस इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो, अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, फिर जमाना चेंज हुआ, लुईस पास्चर का जमाना आया, और वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, पर लुईस पास्चर की अगर कहानी सुनोगे ना, तो इनके 2 जवान बच्चे थे, ठीक है, बेटे, उनकी डेथ हो गई थी किसी माइक्रोबियल डिसीज से, ठीक है, तो मतलब पिता के लिए तो बहुत बड़ा ये, समझ में, हाँ ठीक है। तो इन्होंने अपना पूरा डिवोशन कर दिया, मतलब समाज को दे दिया, साइंस जो भी रिसर्च करनी थी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, नो डाउट, लुईस पास्चर के अलावा स्पेलिंजानी भी थे, ठीक है, रेड्डी भी थे, इन्होंने भी सबने काम किए, पर ये बहुत भी किसकी बात सुनी जाती थी? लुईस पास्चर की, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी ऐसा अपना तेरा कुछ नहीं था, अपने अपने को डोनेट कर दिया था समाज के लिए। तो मैक्सिमम जहां, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं लुईस पास्चर को, ठीक है, वैक्सीन से लेकर के जितना भी जो भी माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में हुआ, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, मतलब अपने को डोनेट कर दिया एक तरीके से। समझ में आया नहीं आया? तो लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया, क्या किया? डिस्कार्ड किया। तो क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस डिस्कार्डेड बाय, ऑप्शन थे लुईस पास्चर, ऐसा क्वेश्चन आता है, लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर की थ्योरी थी, वो क्या बोलती है? वो बोलती है ओमनीज वाइवम एक्स विवो, यानी लाइफ से ही लाइफ क्रिएट हो सकती है, यूं ही स्पॉन्टेनियसली कोई चीज जनरेट नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय मैनी साइंटिस्ट। उसमें मेन नाम किसका हुआ था? लुईस पास्चर। इन्होंने बताया कि न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, पहले से कोई है वही किसी को नया बनाएगा, यूनोमनीज वाइवम एक्स विवो,
कोई अचानक से स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं तो उस पर क्वेश्चन आता है। तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें बेटा, समझना, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक फ्लास्क लिया, एक स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट, एक इनका एक्सपेरिमेंट, दो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, इन्होंने फ्लास्क में क्या भरा, ब्रॉथ। क्या था ब्रॉथ? यस, तीन चीजें थी, ईस्ट, शुगर और वाटर। इन तीन के मिलने से एक ब्रॉथ बनता है, एक मीडियम बनता है जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत अच्छी परफेक्टली होती है। तीनों के मिलाने से क्या बनाया उन्होंने, ब्रॉथ। क्लियर बिल्कुल, यस या नो? अब इनका एक्सपेरिमेंट यहां से चालू होता है। इन्होंने सबसे पहले एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क की नेक को स्वान नेक, स्वान समझते हो ना, हंस, हाँ श्वान निद्रा, बिल्कुल एस शेप में मोड़ दिया ऐसे, पहला। दूसरा, इन्होंने इसको अच्छे से हीट किया। क्या किया? अच्छे से हीट किया। अच्छे से क्या किया, फ्लेम पर हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, प्रॉपर स्टलाइजेशन हो गया इसका। यानी इसमें पैथोजन कुछ ना कुछ भी हो सकता है ना, यानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। प्रॉपर क्या कर दिया, इसका स्टलाइजेशन। फिर हमने क्या काम कर दिया, स्टलाइजेशन करने के बाद इसकी नेक को एस शेप में मोड़ दिया। मोड़ने से क्या हुआ, धीरे धीरे वाटर वेपर्स यहां पर आके एक्यूमुलेट हो गए। यहां से एयर एंटर करना चाहती है तो क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अंदर भाई स्टलाइजेशन हो गया, माइक्रोस्फ्री एनवायरनमेंट है अंदर का। अब इन्होंने देखा कि एक काम करता हूं मैं, एक फ्लास्क की नेक को तोड़ देता हूं। क्या कर दिया, ब्रेक किया और ऐसे ब्रेक करके छोड़ दिया। समझना मेरी बात, उसे एक से ही काम हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। और एक को मेंटेन रहने दिया ऐसे ही। एक को रहने दिया ऐसे ही। क्या फायदा हुआ इससे, क्या पता लगाया उन्होंने, भाई इसके अंदर माइक्रोब्स, जीवन की उत्पत्ति हो गई। माइक्रोबियल ग्रोथ, जीवन की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो माइक्रोब्स थे एंटर कर गए अंदर। जबकि यहां जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई क्योंकि एटमॉस्फेयर से एयर की एंट्री नहीं हुई थी। समझना, इससे क्या पता चला, ये क्या हो गया एक तरीके से, लाइफ यहां पर क्या है, एब्सेंट। यहां पर लाइफ क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, लाइफ कहां से आई, बाहर, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से लाइफ की एंट्री हुई, ठीक है, समझ रहे हो, यानी ओमनीज वाइवम एक्स विवो। ओमनी वाइवम एक्स विवो, यानी यहां लाइफ से लाइफ क्रिएट हुई, एटमॉस्फेयर से लाइफ एंट्री हुई, लाइफ से लाइफ क्रिएट हुई आफ्टर सम टाइम, ठीक है।
इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ निकला कि लाइफ से लाइफ आती है, स्पॉन्टेनियसली कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो जाती। समझना मेरी बात, क्योंकि यहां पर क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझे या नहीं समझे? तो लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये वाली बात प्रूफ कर दी, ओमनीस वाइवम एक्स विवो। ठीक है, बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिसने बहुत कुछ प्रूफ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपरिन हेल्डिन थ्योरी। क्या बताती है ओपरिन हेल्डिन थ्योरी? इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एबायोजेनेसिस। ये क्वेश्चन आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एबायोजेनेसिस, यानी पहले एबायोजेनेसिस हुई फिर बायोजेनेसिस हुई। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी बायोजेनेसिस, या इसको और क्या बोल सकते हो, केमिकल इवोल्यूशन भी बोल सकते हो, केमिकल इवोल्यूशन। क्या, हाँ वही तो बता रहा हूं, देखो सुनना मेरी बात, यहां बात कर रहा हूं मैं एबायोजेनेसिस, पर आगे क्या लगाया, प्राइमरी एबायोजेनेसिस। जबकि ये क्या कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक है एबायोजेनेसिस, एक है प्राइमरी एबायोजेनेसिस। ये कह रहे हैं पहले एबायोजेनेसिस हुई फिर बायोजेनेसिस हुई। इन्होंने ये नहीं कहा टोटली एबायोजेनेसिस हुई, इन्होंने टोटली ये भी नहीं कहा कि बायोजेनेसिस हुई। प्राइमरी यानी पहले एबायोजेनेसिस फिर बायोजेनेसिस, यानी पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है तब जाकर के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। आप समझना मेरी बात? हाँ हाँ, अब सुनना इन्होंने क्या बोला। अच्छा जगह है, चलो मैं इसकी थ्योरी बताता हूं, उनकी थ्योरी इन्होंने बोला क्या। इन्होंने बताया कि एटमॉस्फेयर में शुरू में एटम्स थे। क्या थे, एटम्स, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, समझना, और एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन भी थी, अमोनिया भी थी, अमोनिया नहीं थी, एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन थी, ठीक है, सल्फर थी, फॉस्फोरस थे, ये एटॉमिक फॉर्म में थे, एटम थे, अभी एबायोजेनेसिस हो रही है, ठीक है, एटम्स थे। धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, रिएक्शंस हुए। क्या हुए, रिएक्शंस हुए। रिएक्शंस होने से, ठीक है, इससे अमोनिया बना NH3, ठीक है, मीथेन अभी नहीं बना, ठीक है बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा इसमें मेन अमोनिया ही था, पर हाँ मीथेन भी हम दिखाई देते हैं इसी में। CH4 बना। क्वेश्चन आएगा, पहला इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बना था, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बना था, मीथेन। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें बनी है, HCN एटसेट्रा। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक क्या बना, फर्स्ट इनऑर्गेनिक, बस यही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक क्या बना, फर्स्ट ऑर्गेनिक। फिर ये आप जानते हो, मीथेन का अगर कंडेंसेशन कर दिया जाए तो क्या बनता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, याद आया कुछ कुछ, कंडेंसेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग, तो कंडेंसेशन ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। उनके भी इंटरेक्शन से क्या बने भाई, आगे देखोगे, ठीक है, अमाइनो एसिड बने। क्या बने, अमाइनो एसिड्स बने। और क्या बने, सिंपल शुगर बने, सिंपल शुगर। और क्या बना, ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड बने, नाइट्रोजनस बेस बने। ये सब चीजें बननी चालू हो गई, ठीक है, इनके इंटरेक्शन से। और आगे जाकर के भाई आप जानते हो, अमाइनो एसिड का फिर पॉलीमराइजेशन हो गया तो क्या बन गया, प्रोटीन। सिंपल शुगर के पॉलीमराइजेशन से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से क्या बना, लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, ठीक है भाई, एल्कोहल के एस्टरिफिकेशन से जो बने, यानी इनके मिलने से जो बन रहा है वो लिपिड है, बायोमोलिक्यूल पढ़ के चुके हो अभी आप, ठीक है।
नाइट्रोजनस बेस ने किसको बनाया आगे जाकर के? न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए एंड आरएनए। यानी क्या हो रहा है, सबसे पहले एबायोजेनेसिस हो रही है और फिर जाकर के स्टार्ट होती है बायोजेनेसिस। बायो, तो इन्होंने यही तो बोला है, ये पहले बायोजेनेसिस हुई फिर बायोजेनेसिस हुई। फिर उन्होंने बोला कि सर ठीक है ये चीजें मिल रही हैं, इनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या था? भाई एटमॉस्फेयर में क्या थे? क्लाउड, बादल, जो क्या कर रहे थे? रिमझिम बारिश। यानी जो चीज वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाती थी, पानी की फॉर्म में नीचे, साइकिल बन गई पूरी की पूरी। समझना, लाइटनिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? लाइटनिंग, लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। ये भाई लाइटनिंग भी तो एक एनर्जी का सोर्स है। साथ में सन तो था ही ना, क्योंकि उस समय प्रोटेक्शन के लिए वो तो था ही नहीं भाई। एटमॉस्फेयर में क्या ओजोन लेयर थी? स्टार्टिंग में नहीं थी, समझ रहे हो? जब ओजोन लेयर नहीं तो रेडिएशन निकल रहे थे यहां से, लाइक एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, यूवी रेज, रेडिएशन निकल रहे थे। ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। और साथ में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे, हीट। समझना मेरी बात। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, से हीट, हीट पैदा हो रही थी। आप समझ रहे हो? तो एनर्जी के सोर्स क्या थे? लाइटनिंग थी, रेडिएशन थे, वॉल्केनिक इरप्शन थे, जो इनको क्या करा रहे थे? इंटरेक्शन करा रहे थे, जो आगे जाके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। समझ में आया नहीं आया? तो इनकी बात सही बात है। इन्होंने जो बात कही ओपरिन और हेल्डन ने मिलकर के, तो इन्होंने क्या कहा? द एवर मेंशन सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फॉलिंग एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हीट फ्रॉम वॉल्केनिक, लाइटनिंग एंड रेज, रेडिएशंस। लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई है? वाटर में, पूछा गया है। अब ये दो लाइनें मैंने ऐड की हैं, पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे जब आप पी बाई क्यू लगाओगे। अगर मैं ओपनिंग की बात करता हूं तो कौन थे और कहां के रहने वाले थे? रशियन साइंटिस्ट थे और बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। अगर मैं हेल्डिन साहब की बात करूं तो इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे, जो भुवनेश्वर इंडिया में सेटल हुए थे। कहां पर हुए थे? इंडिया, भुवनेश्वर में। एक, हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ टर्म, ये पूरी ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया था? आप बोलोगे बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसने लिखी थी? ओपेरिन साहब ने। एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है और एक ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है। जब भी स्पीसीज की बात आएगी डार्विन साहब, लाइफ की बात आएगी ओपेरिन साहब। सब याद रहेगा ये सब। ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन, हाँ, अभी आएंगे वहां, पूरी कहानी अभी खत्म चलेगी भाई। पूरा मैं एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग भी दिखाऊंगा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आई, एटमॉस्फेयर में CO2 कहां से आई, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कहां से आई, रिप्लेसमेंट कैसे हुआ, फिर प्रोकैरियोट कैसे बने, फिर यूकैरियोट तक की पूरी कहानी है। तसल्ली रख अभी, ठीक है। अब बताओ ये थ्योरी समझ में आई है नहीं आई? कोई डाउट नहीं? अब जब ये थ्योरी दी गई ओपरिन हेल्डन की, तो लोगों ने बड़ा मतलब फेमस हुई, उस समय बहुत फेमस थ्योरी थी, ठीक है। लोगों ने कहा यार ये आज समझ में आया कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ हुआ होगा। पर ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी नहीं थी। ओपरिन हेल्डन की थ्योरी एक हाइपोथेसिस थी, पर बहुत सटीक हाइपोथेसिस थी। अब तब इस आर्टिकल को लोगों ने पढ़ा, ठीक है। राजा बेटा, अच्छा ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तू ले ले ऑक्सीजन, कोई नहीं, ठीक है। फिर एक भाई साइंटिस्ट, भाई इस समय जैसे तुम लोग, उस समय साइंटिस्ट अलग से नहीं होते थे। जो बच्चे ग्रेजुएशन करते थे, डॉक्टरेट करते थे, MSc करते थे, वही रिसर्च करते थे, ठीक है। कॉलेजों में यही होता था, ठीक है, यही कंसेप्ट था, ठीक है। आजकल तो रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग बन गए हैं, ठीक है। कॉलेज में सिर्फ नेतागिरी, गुंडागर्दी यही होती है और कुछ नहीं होता, और इलेक्शन होते हैं, ठीक है, बस कुछ भी नहीं होता। अब समय सुधो मिलर साहब की अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। जब इन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा, ओपरिन हेल्डन के आर्टिकल को, तो इनके मन में जिज्ञासा आई, यार कुछ करके देखता हूं, ये बात सही है गलत बात है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। समझना, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया
उस एटमोस्फियर, इसको बिल्कुल एटमोस्फियर जैसा बनाया, इसको भाई ये बनाया कि भाई ऊपर आकाश के अंदर लाइटनिंग हो रही है, समझना। और ये अर्थ है, अर्थ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, चीजें खोल रही हैं। बीच का एटमोस्फियर जिसमें कोई एटमोस्फियर है ही नहीं, वैक्यूम है, समझना मेरी बात। और यहां पर कंडेंसर लगाया, यानी बीच का एटमोस्फियर ऐसा भी आएगा जहां पर ड्रॉपलेट पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं और बारिश की फॉर्म में क्लाउड से पानी बरस रहा है। तो अब क्या डिजाइन किया इन्होंने, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले उन्होंने स्पार्किंग करी, इलेक्ट्रोड लगाए जिसमें लगभग कितने वोल्ट का करंट डाला था इन्होंने, 75000 इतने वोल्ट का इन्होंने करंट लगाया इसके अंदर, तगड़ी स्पार्किंग कराई जैसे नेचर में होती है, ऐसे कोशिश की, ठीक है। समझना, इस फ्लास्क में कितने गैसेस थी भाई, मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर थे और हाइड्रोजन थी। जिसमें क्वेश्चन आता है इनके रेशियो के ऊपर, क्या आएगा, इनका रेशियो क्या था गैसेस में, गैसेस में H2O नहीं आएगा, ठीक है। गैसेस में क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ध्यान रखना इसका रेशियो क्या होगा, 2:2। अगर अमोनिया को इधर शिफ्ट कर दूं, हाइड्रोजन को इधर कर दूं, तो 2:1, रटना मत, ठीक है। ध्यान रखना है बस इस रेशियो को। हाँ, किसका 2 किसका है ये भी ध्यान रखना है, मीथेन। अगर मैं ऐसे कर दूं CH4 हाइड्रोजन NH3, तो हाँ समझ गए ना, तो रटना मत, समझ गए ना मेरी बात, हाइड्रोजन और मीथेन, हाँ और नंबर में 1 ऐसे कर लो, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो इन्होंने चारों गैसें ली, स्पार्किंग करानी चालू कर दी। यहां पर एक कंडेंसर लगा दी, कंडेंसर जानते हो जो ठंडा करता है, भाई ठंडा पानी डाला यहां पर और ठंडा पानी यहां से निकल रहा है, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टीव को ठंडा कर देगा। तो जो वेपर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट में, और उस यू ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठे हो गए आकर के, क्लियर है। धीरे से वाटर कहां पहुंचा, यहां, यहां हम क्या करा रहे हैं, बॉइलिंग। कितना टेम्परेचर रखना है बॉइलिंग के लिए, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉइल करेगा ये, फिर वेपर्स बनेंगे, वेपर्स कहां जाएंगे, फिर यहां पर स्पार्किंग होगी, फिर ठंडा होगा, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पर आ जाएंगे। ये साइकिल कितने दिन चली, 18 दिन के लिए छोड़ दिया मिलर साहब ने। ये कब की बात है, 1953, ये क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में भी दे रखा है। 1953 का एक्सपेरिमेंट लगाया उन्होंने, 18 दिन तक साइकिल चलाई। 18 दिन बाद उनको क्या देखने को मिला, यहां पर इनको अमाइनो एसिड देखने को मिल गए भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। ओपरेन हेल्डन को भी नहीं पता था कि इनकी थ्योरी इतनी सटीक बैठेगी, और खुश हो गए भाई, इसने तो बहुत सही काम कर दिया। हाँ, तो यहां पर क्या थे, क्या देखने को मिले, अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड यहां देखने को मिले जरा बताओ, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया। जब ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, मिलर साहब का ये एक्सपेरिमेंट छपा पेपर में, तो ओपरेन हेल्डन बड़े खुश हुए, ठीक है। लोगों में ये उत्सुकता हुई कि ओपरेन हेल्डन की थ्योरी अब तक की सबसे बेस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, जिसने बताया कि वाकई में लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, यानी प्राइमरी एबायोजेनेसिस को ऑथेंटिसिटी मिल गई, ठीक है, या केमिकल एवोल्यूशन को ऑथेंटिसिटी मिल गई। केमिकल एवोल्यूशन क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है, पहले तो एबायोजेनेसिस हो रही है, तभी तो बायोजेनेसिस हो रही है। तुम समझ गए ना मेरी बात, यानी ये समझ में आ गया कि पहले एबायोजेनेसिस फिर बायोजेनेसिस। अब बायोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, मतलब हम उसके कंपैरिजन बना, हम तात्पर्य कुछ नहीं, हमें लगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो आकाश में बिजली चमकती है वो कितना पावर की होगी, वो पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय भाई हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इनिशियल प्रिमिटिव कंडीशन वाली चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक क्वेश्चन आता है कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या एब्सेंट था जो ओपरेन हेल्डन की थ्योरी में प्रेजेंट था, यस, रेडिएशन, ठीक है। यहां पर रेडिएशन नहीं थे, ये एक्सपेरिमेंट इन एब्सेंस ऑफ रेडिएशन था, ये लिख लो, ये लाइन भी ऐड करो,
ये कहीं पूछी गई है। हाँ, डिवॉइड ऑफ रेडिएशन कहां पर? इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहां पर रेडिएशन नहीं थे, आप समझ रहे हो? कहीं रेडिएशन नजर आ रहे हैं? भाई वॉल्केनिक इरप्शन दे दिया इन्होंने, टेम्परेचर हाई कर दिया, स्पार्किंग कर दी इन्होंने, पर रेडिएशन का तो सोर्स है ही नहीं। तभी तो का रेडिएशन भी एक तरीके से अपना एक इफेक्ट दिखा सकती है ना, कहीं ना कहीं म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। भाई रेडिएशन तो म्यूटेशन होगा तभी तो चीजें जनरेट होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यानी इतना समझ में आ गया कि बायोजेनेसिस के बाद ही चालू हुई होगी, ठीक है। और बायोजेनेसिस की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो चीजें बनी होंगी, क्या बोलोगे उसको? भाई प्रोटोबायोन्स। स्टार्टिंग में क्या बने होंगे? या कह सकते हो वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आगे जाकर के बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नहीं आया क्या? आ रही है ना मेरी बात? तो आगे जाकर के जो बायोजेनेसिस हुई उसमें ये कहा गया ये आदि सागर था, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ कहां? पानी के अंदर। तो ये तभी तो हेल्डिन साहब ने कहा था कि कुछ ऐसा ऐसा बना होगा लाइक अ हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। क्वेश्चन आता है हॉट डाइल्यूट सूप टर्म किसने दिया? हेल्डन साहब ने। हाँ मतलब भाई सागर के अंदर धीरे धीरे सागर बना होगा, ठंडा हुआ होगा। ऑरेंज कौन खा रहा है भाई? अच्छा, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल बनने चालू हो गए, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल बनने चालू हो गए। शुगर बन गया, आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गए। एग्रीगेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या था? हॉट डाइल्यूट सूप। हाँ, हॉट डाइल्यूट सूप बोल सकते हो उसको। प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? ये चीज प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? बायोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स। तो सब क्या है? प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, इनसे क्या बने होंगे? प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स। अब प्रोटोबायोन्स की बात आ गई कि हाँ वही इनकी थ्योरी बड़ी सक्सेस हो गई कि इन्होंने कहा कि भाई एकदम कोई चीज नहीं बनी, पहले क्या बने होंगे? प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल बने होंगे जो आगे जाके प्रोटोबायोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोटोबायोन्स से प्रोकैरियोट बने होंगे और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने होंगे। इधर नहीं है तू बेटा, जहां भी है, जहां ध्यान इधर, ठीक है। इधर आ जाओ। हाँ, डाइल्यूट, हॉट डाइल्यूट सूप बना, ऐसी बात किसने बोली थी? हेल्डिन साहब ने, कि कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। उसमें एग्रीगेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन हुआ होगा, जिससे शुगर, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, और फाइनली प्रोटोबायोन्स बने होंगे। और यही प्रोटोबायोन्स आगे जाकर के बायोजेनेसिस या प्रोकैरियोट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। जैसे उस समय बड़ी मतलब होड़ लग गई थी साइंटिस्टों में कि प्रोटोबायोन्स कैसे होंगे, कैसे बने होंगे। इतना समझ में आ गया, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड जैसी चीजें बन गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आए
ओपरिन साहब, इन्होंने टर्म दिया क्वाइसरवेट्स। क्या टर्म दिया था? क्वाइसरवेट्स। क्वेश्चन आएगा क्वाइसरवेट टर्म्स किसने दिया? आप बोलोगे ओपरिन साहब ने। फ्लोरिडा के अंदर सिडनी फॉक्स प्रोफेसर थे, इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चेंज किया और उन्होंने टर्म दिया क्या? माइक्रोस्फीयर। ये दोनों ही क्या है? प्रोटोबायोन्ट्स। भाई डिफरेंट टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स जो कि लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, प्रोटोबायोन्ट्स। हाँ बेटा, सिडनी फॉक्स। हाँ हाँ, अब आ जाओ। ठीक है, अच्छा क्या अंतर है क्वाइसरवेट्स? अब क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन क्वाइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर, क्या अंतर है? भाई ओपरेन साहब ने दो काम किए, इन्होंने लार्ज प्रोटीन लिए प्लस इन्होंने पॉलीसैकेराइड्स लिए। बस इनको एक बीकर में अच्छे से घोल लिया, लिपिड नहीं था, नहीं था, घोल करके उसका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको स्लाइड पर रख के जैसे इन्होंने लगाया तो कुछ ऐसा नजारा नजर आया, नहीं आया? इसमें वाटर फिल्म तो नजर आ रही है, इनको वाटर फिल्म नजर आ रही है। ये कोई लिपिड की लेयर नहीं है, क्वाइसरवेट्स है जो धीरे धीरे बबल होते हैं, एक दो बबल मिले, बड़ा बबल बन गया, फिर टूट गया, फिर बबल नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सिंपल मेटाबॉलिज्म। क्या शो कर रहे हैं? सिंपल मेटाबॉलिज्म, टूटना बनना, टूटना बनना। लिपिड की लेयर यहां पर नहीं थी, सिंपल मेटाबॉलिज्म था। वाटर फिल्म नजर आ रही है यहां पर, वाटर फिल्म। जबकि माइक्रोस्फीयर की बात की जाए ना तो इन्होंने बस क्या काम किया, इन्होंने प्रोटीन तो इन्होंने भी ली, ठीक है, प्रोटीनॉइड्स लिए इन्होंने एक तरीके से। क्या होते हैं प्रोटीन को? ये कोई टेम्परेचर यूज नहीं किया इन्होंने बस घोल लिया। इन्होंने कहा ठीक है मैं थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है भाई, ओपरिन साहब ने कहा थोड़ा ओपरिन साहब थोड़ा चेंज करता हूं, प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर कोलाइड बनाए, इसको प्रोटीनॉइड्स बोलते हैं, और इसमें लिपिड डाल दिया। क्या डाल दिया? लिपिड। जैसे लिपिड डाला तो इनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले जिसमें क्या नजर आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चन है, समझना कि वाटर फिल्म कहां देखने को मिलती है, सिंपल मेटाबॉलिज्म कहां देखने को मिलता है, ठीक है। क्वाइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर में डिफरेंस क्या होता है? यहां पर आपको लिपिड बाइलेयर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लिपिड बाई लेयर। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? लिपिड की लेयर देखने को मिल रही है प्रोटीनॉइड्स और दोनों को हीट करने के मिलाने के बाद। तो ये डिफरेंस था माइक्रोस्फीयर और क्वाइसरवेट्स में। दोनों ही क्या है? प्रोटोबायोन्स। दोनों ही क्या है? प्रोटोबायोन्स। दोनों ही क्या है? प्रोटोबायोन्स। कोई डाउट? अब ये समझ में आ गया कि पहले प्रोटोबायोन्ट्स बने और प्रोटोबायोन्ट से प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट। तो आगे प्रोकैरियोट स्टार्ट कर दूं? कितना टाइम बचा होगा हमारे पास? 2 मिनट बचे हैं ना, प्रोकैरियोट हो जाएंगे, ठीक है। 2-4 मिनट तो तुम दे देते हो ना। एक्चुअली प्रोकैरियोट की कहानी तो समझ में आ जाएगी, तुम बने कैसे, एटमॉस्फेयर में चेंजेस कैसे आए। अब ये समझ में आ गया कि यार ये ऐसे कहानी चली, ठीक है। मैं पूरा समराइज भी करूंगा लास्ट में, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, हाँ यार ऐसी चीजें चली थी, आज की ये कहानी यहां से यहां तक की समझ में आ गई, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट। भाई प्रोकैरियोट एकदम थोड़ी ना ऑरिजिनेट हो गए, पहले कौन बने? प्रोटोबायोन्ट्स। समझ में आ गया? पहले कौन बने? प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स कब बने थे जरा बताओ, कितने ईयर एगो? पलट रहे हो? अभी अभी बताई थी मैंने, जस्ट बता के चुका हूं, 3 बिलियन ईयर एगो। तो क्या याद किए तुम फिर? थ्री क्या बन गए थे? प्रोटोबायोन्ट्स, प्रिमिटिव मॉलिक्यूल जो आगे जाकर के बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे,
इन्हीं प्रोटोबायोन्ट से कौन बने बेटा? ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट। क्या हुआ यहां पर? ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी बैक्टीरिया वगैरह बने होंगे सारे के सारे, ठीक है। कब हुआ जरा इनका ओरिजिन बताओ? 2.0 बिलियन ईयर एगो। कोई डाउट? अब इनकी भी एक कहानी है। एकदम बैक्टीरिया आ गया होगा क्या? अरे हाँ या ना? हाँ, एकदम कैसे आ जाएगा? सारा खेल एनर्जी का है। देखा, अब फिर से युद्ध चालू हो गया है लिथियम की वजह से। यूक्रेन में लिथियम का भंडार है। हर देश, क्योंकि आगे जाकर के युद्ध होंगे, विश्व युद्ध होगा एनर्जी की वजह से, एनर्जी के सोर्स की वजह से। ये भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी, अब जो न्यूज में चल रहा है ना कि लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है यूक्रेन में, और रशिया ने काफी उसको एक पार्ट को कब्जा भी कर लिया है। अब और देश भी कूद गए हैं उस भंडार को हथियाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर इसी लिथियम का है भाई। तुम समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही बस ऐसे करते रहते हो बस, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, अब आ जाओ, ठीक है। तो एकदम क्या बैक्टीरिया आ गए होंगे? साइनो बैक्टीरिया एकदम आ गया होगा ना? पहले क्या आए होंगे? कीमो, पहले हेट्रो। एकदम ऑटो कैसे आ जाएगा? पहले हेट्रो, मतलब बैक्टीरिया थे पर वो एनर्जी बनाना नहीं जानते थे, पर आसपास के एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक कंटेंट भरे पड़े थे उस समय, और फर्मेंटेशन होता था। और फर्मेंटेशन हो रहा है, कोई चीज फर्मेंट हो रही है, चीज टूट रही है, ठीक है, उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कर लेते थे, ठीक है, समझना। अभी बैक्टीरिया ने एनर्जी बनाना चालू नहीं किया, तो पहले कैसे आए? कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ। कीमो हेट्रोट्रॉफ क्या काम करेंगे बेटा? किस एनर्जी को यूज करेंगे? क्योंकि उस समय ऑर्गेनिक कंटेंट था, धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया, तब फिर जैसे जैसे आज की डेट में क्या पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, तो हम देखो गडकरी ढूंढ रहे हैं कि और क्या अल्टरनेटिव सोर्स हो सकते हैं। तो उन्होंने, समझ रहे हो, पेट्रोल के अलावा और क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, समझना मेरी बात। तो बायो इथेनॉल बन रहा है बहुत पैमाने पर, उनसे गाड़ियां चलेंगी। तो जब चीजें खत्म होती हैं तब इंसान का दिमाग, मतलब जीव का दिमाग एक्टिवेट होता है, मतलब खोज स्टार्ट होती है। कीमो हाइड्रोट्रॉफ, ये एनर्जी का सोर्स क्या था? फर्मेंटेशन, ब्रेक डाउन, एक तरीके से ये एनर्जी का सोर्स था, एनर्जी इससे बन रही थी, ठीक है। फिर कीमो हाइड्रोट्रॉफ से कौन बने? कीमो ऑटोट्रॉफ। कौन बने आगे जाकर के? कीमो ऑटो, अच्छा, कीमो ऑटोट्रॉफ कब बने होंगे? जब ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया, ठीक है, तब इन्होंने केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनानी चालू कर दी। कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। एक कॉमन बैक्टीरिया तो सभी जानते ही हैं, बिल्कुल बोला, सही बोला, वो आयरन बैक्टीरिया, जैसे आयरन बैक्टीरिया। फिर आगे जाकर के क्या बने? सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी इन बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। फोटो ऑटोट्रॉफ, समझना, लाइट एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पिगमेंटेशन यहां पर क्या हो गया था? प्रेजेंट था, ठीक है। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बस एक चीज थी, आप फोटोसिंथेसिस में पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए वाटर टूटता है, तभी तो हाइड्रोजन आयन जनरेट होते हैं, जो प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करते हैं, जो एटीपी को रोटेट करता है, तब एटीपी बनती है। याद आ रहा है कुछ कुछ? पर इनके पास H2O की जगह H2S, इट इज अ सोर्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मेन सोर्स क्या था? एच का। प्रोटॉन मतलब एच की बात चल रही है। सोर्स क्या था? H2O। H2S नहीं था, ठीक है। प्रोटॉन भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा ना उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वही तो आगे भागेगा। अरे H2S, H2S, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, प्रोटॉन भी निकलता है, दोनों ही लिखो इसमें, प्रोटॉन भी लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब एच आयन डेवलप होते हैं जो प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करेंगे। अब फिर आगे जाकर के पिगमेंटेशन हो गया था, लाइट एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, बस इन्होंने H2S की जगह H2O यूज करना चालू कर दिया, और कौन से प्लांट बन गए? फोटो ऑटोट्रॉफ, लाइक साइनोबैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफ, जिसका सोर्स क्या था यहां पर? H2O, ठीक है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कौन था यहां पर? इसको क्या बोलोगे? साइनो बैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। कोई डाउट? ये कहानी समझ में आई? और जैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी बनी, एकदम नेचर में चेंज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या काम करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या काम करती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इसने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। जैसे ही साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी, ठीक है, इसने क्या रिलीज किया? रिलीज ऑक्सीजन। अब समझना, जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो कुछ रिएक्शंस हुई। क्या रिएक्शन हुई? समझना भाई, इस समय स्टार्टिंग के अंदर क्या था? H2O प्लस ऑक्सीजन। बैलेंसिंग तुम सेट करना। नहीं, पहले ऑक्सीजन बनी, H2O ने किससे रिएक्ट किया था? ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया दो चीजों को पहले, ठीक है। रिप्लेसमेंट की बात करूं पहले तो मैं, सबसे पहले ऑक्सीजन ने किसको रिप्लेस किया था? H2O प्लस 2H2O ले लेते हैं, और साथ में मीथेन ले लेते हैं, CH4, ठीक है। यानी एक मिनट रुको, क्या? 2, अच्छा H2O नहीं होगा, 2O2 होगा, हाँ 2O2। ऑक्सीजन आ गई थी। अब इस ऑक्सीजन ने मीथेन को रिप्लेस किया, उस समय जो मीथेन थी ना, तो क्या बनेगा जरा बताओ? CO2 प्लस H2O, ठीक है। कितने CO2 बनेंगे? कार्बन कितने? एक ही है ना, एक। ऑक्सीजन कितने? ठीक है, 2 और 2 यहां कर दो, 2H2O। अब सही आ गया बैलेंसी? यानी सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि जो एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन थी, वो आज की किस गैस से रिप्लेस हुई? CO2 से। पहला स्टेप। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरी गैस क्या थी यहां पर? अमोनिया। यानी अगेन कितने ऑक्सीजन ले लें? 3। अमोनिया 4 ले लें। देख लेते हैं बैलेंसिंग सेट करके। अब लेटेस्ट कौन सी गैस बनी यहां पर? नाइट्रोजन प्लस H2O बना होगा। अब समझना, नाइट्रोजन कितने ले लें यहां पर? 4 हैं तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। वाटर जरा बताओ कितने हैं? 6 ले लेते हैं। अब बताओ, सही है, बैठ गया? क्वेश्चन आएगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो अमोनिया थी, वो आज की किस गैस से रिप्लेस हुई? नाइट्रोजन, ठीक है। और ये हम जानते, तो ऑक्सीजन तो आई गई थी ना। अब ये ऑक्सीजन, जैसे मान लो एक ऑक्सीजन 2 ले लेते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, इससे क्या बनेगी? ओजोन। 3 कितने हो गए? 6 O3,
3 कर दूं इसको तो आ जाएगा क्या? 6 8 नहीं, क्या 2 जन बना दें? अब बताओ, 6, अब सही बैठ गया ना? हाँ, तो ऐसे ही ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होना चालू कर दी और ओजोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही ओजोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, बस प्रोटेक्टिंग सिस्टम जनरेट हो गया और इससे अल्ट्रावायलेट रेज आने बंद हो गए अर्थ के ऊपर, और एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ चुकी है। समझ में आया? और यानी वो सारी कंडीशंस क्रिएट हो गई जो एक यूकैरियोटिक सेल को या आगे इवोल्यूशन के लिए, एनिमल के बनने के लिए रिक्वायर्ड थी। ठीक है, क्योंकि कैसे भी टूटने वाली प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, सॉरी टूटने वाली प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ब्रेक डाउन, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ, ये गैसेस एटमॉस्फेयर की चेंज हुई, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, बस प्रकृति के अंदर यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन चालू हो गया, जो मैं कल करा दूंगा यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो थोड़ी कहानी है, एक बार रुको। हाँ रुको रुको, जल्दीबाजी नहीं। सबसे पहले हमने किसकी बात की? भाई यूनिवर्स कैसे बना, कब बना, फिर अर्थ कैसे आई, अर्थ पर लाइफ कैसे आई, लाइफ में नॉन सेलुलर, सेलुलर, सेलुलर में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सारा आपको याद रखना है। फिर हमने बात की, तुम सुनते नहीं हो यार, ये तो समझना जरूरी है। हाँ, ये समझना, तो ये समझ में आ गया सारा सारा कैसा होगा। फिर हमने बात की बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। बिग बैंग थ्योरी समझ में आया कि एक बड़ा सा सिंगल यूज एक्सप्लोजन था, जिससे गैलेक्सी बने, गैलेक्सी में एक हमारा अपना सोलर सिस्टम बना, उसमें एक अर्थ बनी, अर्थ ऐसी बनी, वॉल्केनिक इरप्शन थे, टेम्परेचर वेरिएशन था, फटने चालू हो गए ज्वालामुखी, आगे आगे एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज होना चालू हो गए, धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट बनना चालू हो गई। सिंपल सी बात है। उस समय एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीजें थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में? आप बोलोगे हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी, ठीक है, मीथेन थी, CO2 थी, और वाटर वेपर्स थे, पर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, इसलिए एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। समझ में आ गया इतना? ठीक है, बाद में समझ में आया, कुछ थ्योरीज आई, थ्योरी ऑफ जैसे स्पेशल क्रिएशन, कैटास्ट्रोफिज्म, जो मतलब सेट नहीं हुई। ठीक है, आगे जाकर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस आई, जो टोटली डिस्कार्ड कर दी गई। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस डिस्कार्डेड बाय थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। भाई बहुत सारे साइंटिस्टों ने दी थी, जिसमें लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट फेमस था, जिन्होंने बताया ओमनीज वाइवम एक्स विवो, यानी लाइफ से लाइफ क्रिएट होती है, कोई चीज यूं ही स्पॉन्टेनियस जनरेट नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल? उसके बाद थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस। ये भूल मत जाना, जो किसने दी थी? ओपरेन और हेल्डन ने दी थी। ये थ्योरी थोड़ी सी एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, क्योंकि इस थ्योरी को मिलर साहब ने एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी किया था। समझ में आया? इन्होंने बताया कि पहले एबायोजेनेसिस हुई है, एटम से मिलकर के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ठीक है, फिर आगे जाकर के सिंपल, आगे जाकर कह सकते हो सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, जैसे सिंपल शुगर, ठीक है, आगे जाकर के अमाइनो एसिड, फिर इनके मिलने से पॉलीसेक्राइड्स बने, ठीक है, पॉली प्रोटीन बने, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बने, आप समझना, जैसे लिपिड बने, ठीक है। इन्होंने आगे जाकर के बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। तो ये समझ में आया कि स्टार्टिंग में जो सागर था, इवोल्यूशन का हुआ पानी में हुआ, बायोजेनेसिस कहां हुई? पानी के अंदर हुई। तो पानी में जो बने होंगे प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल तो बने होंगे, जिन्होंने प्रोटोबायोन्ट्स बनाए होंगे, जो एक्चुअल में लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। समझना मेरी बात? तो प्रोटोबायोन्ट्स होड़ हो गई। किस टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स होंगे? दो साइंटिस्ट बड़े फेमस हुए, एक तो भाई ओपरेन साहब, क्योंकि इन्होंने क्वाइसरबेट बताया कि भाई इस टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स बने होंगे। दूसरे सिडनी फॉक्स, जिन्होंने बताया कि ठीक है माइक्रोस्फीयर टाइप के प्रोटोबायोन्ट्स बने होंगे, थोड़ा थोड़ा अंतरतन के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सी बात? आई या नहीं आई? ठीक है, यानी यही प्रोटोबायोन्ट्स आगे जाकर के प्रोकैरियोट को बनाने के लिए और यूकैरियोट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। और तो प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो पहले क्या कौन बने? कीमो। अरे पहले ऑटो कैसे बन जाएंगे? हाँ, हेटेरोट्रॉफ, फिर कीमो, फिर आगे जाके सिंपल फोटो, फिर सही मायने में समझ रहे हो फोटो ऑटोट्रॉप बने, जो एक्चुअल में H2O को यूज कर रहे थे H2S की जगह, जिसने ऑक्सीजन रिलीज की, जिसने ठीक है समझ रहे, एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे क्या कर दिया उसने? ऑक्सीडाइजिंग कर दिया। समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी साइनोबैक्टीरिया ने, और लास्ट रिएक्शन तुम्हारे सामने है। आई या नहीं आई? थोड़ा कहानी समझ में आई ना?
तो बस अगले कल का लेक्चर जो होगा, जिसके अंदर मैं एविडेंस कराने वाला हूं, सारे के सारे एविडेंस करा दूंगा मैं, जिसमें डार्विन की कहानी भी सुना दूंगा पूरी की पूरी, गैलापागोस आइलैंड पर कैसे गए, ठीक है, HMS वीगल के थ्रू क्या क्या चीजें हुई, डार्विन की फिंचेस क्या थी, ठीक है, यानी कल पूरे एविडेंस हो जाएंगे, फुल एविडेंस। और अगली वाली लेक्चर के अंदर मैं जितनी भी मॉडर्न थ्योरीज हैं वो सारी मॉडर्न थ्योरी करा दूंगा, और लास्ट में बचेगा ह्यूमन इवोल्यूशन। तो 4 लेक्चर में हम इसको खत्म करेंगे, और 5वें लेक्चर में हम ड्रग्स और एड्स खत्म करेंगे। यस, हो सकता है, यस, बिल्कुल। साइंस के हिसाब से 18 साल से पहले अगर डोनेशन ज्यादा होता है तो एथिकली ठीक हो जाता है, 18 के बाद अगर डोनेशन होता है, साइंस भी होती है, तो एथिकली को इतना अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू, अगर मैं दूसरी साइंस की बात करूं, नेचर की बात करूं, तो उससे बहुत असर तो पड़ता है। तो सर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि कम हुआ होगा, पिक्चर है, इसके लिए समझ में आया, उसको अफेक्ट मत मान। सर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा अमाउंट में इसको हम डोनेट कर दे तो इसको हम काउंट कम होता है, काउंट नहीं होगा, काउंट कम होगा, इसको डोनेट करोगे तो बनेगा, बनाने वाले सेल एफिशिएंट सही होगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं करता है। प्लानिंग कर ली है, अब यही दिखा के हम लोग बायो के एक साथ कंबाइन करें या अलग सर, तो एक वीक में तो दे रहे हैं ये अलग चाहिए। मेरा क्या है, जो छोटे चैप्टर है वो 2-3 बार, बड़े चैप्टर होंगे सर वीक में एक ही दीजिए ना, 2 बॉडी नहीं रहेगा, एक जॉली रहेगा। नहीं सर, वो भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई तो रिवाइज नहीं जल्दी करा दीजिए, ये चल जाएगा सर, जो हमारे समझ यहाँ जो है टॉपिक है नेक्स्ट एक ही रहेगा। जो छोटे चैप्टर है वो 2 होंगे, नेक्स्ट 2 नहीं होंगे, छोटे चैप्टर 2 होंगे, बड़ा चैप्टर 1 होगा, टेस्ट 1 होगा, समझ में आ गया। बस अगली बार तक होगा यार, अभी थोड़ी ना होगा, नहीं पूरा 50 होगा अभी तो अगली बार समझ लेगा, हां तो पूरा होगा।